हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू न्यूक्लियस एजू सेंटर। चलो आज के लेक्चर में क्या करने वाला है, स्टैंडर्ड 12 चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स नीट AIPMT के सारे PYQs गिनेंगे फ्रॉम 1988 टू करंट ईयर तक। सही है, लेकिन ये लेक्चर देखने से पहले क्या करोगे, अपने टेक्स्ट बुक NCERT टेक्स्ट बुक और जो नोट्स है दोनों में से पूरी थियरी, सभी न्यूमेरिकल, सभी कॉन्सेप्ट, सभी फॉर्मूले एक बार रिकॉल कर लो, पूरा रिवीजन कर लो और फिर उसके बाद लेक्चर देखने बैठो। लेक्चर देखने का मेथड भी क्या रहेगा, जैसे ही आपके डिस्प्ले पे नया क्वेश्चन आए वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, खुद गिनने का ट्राई करो। जो आंसर आ जाता है तो फिर मेथड और आंसर टैली करके आगे बढ़ो, जो नहीं आ रहा है तो फिर पूरा वीडियो प्ले करके आप देख सकते हो। सही है, चलो बिना टाइम लॉस किए सीधे आगे बढ़ते हैं। पढ़ो। 1. Which of the phenomenon is not common to sound and light waves? But we know that sound waves are longitudinal waves. Sound wave कैसे है? Longitudinal waves. And light waves are transverse wave. तो reflection, refraction, interference, diffraction, ये सभी फिनोमिना दोनों के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन पोलराइजेशन जो है वो सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स का ही होता है। तो यहां पर ध्यान रहे कि साउंड का पोलराइजेशन नहीं होता। हाँ, लाइट का पोलराइजेशन होगा, तो यहां पे आपका आंसर आएगा कि ये फिनोमिना कॉमन नहीं है, पोलराइजेशन। Which one of the following phenomena is not explained by Huygens construction of wavefront? भाई Huygens के वेवफ्रंट फॉर्मेशन की जो लॉ है, जो प्रिंसिपल है, उससे हमने रिफ्लेक्शन डिराइव किया था, रिफ्रैक्शन डिराइव किया था, उससे हम डिफ्रैक्शन भी समझा पाए। लेकिन ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा मतलब क्या, कि कोई भी एटम में से जब हम उसको एनर्जी देंगे तो बाद में उसमें से जो रेडिएशन एमिट होता है और उसका एक स्पेक्ट्रा मिलता है, जैसे हमने एटम्स चैप्टर में पढ़ा या तो पढ़ेंगे, है ना। तो यहां पर वो सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम कैसे मिलता है वो हम डिफ्रैक्शन हाइगेंस प्रिंसिपल से नहीं समझा सकते, उसके लिए हमको बोहर मॉडल की हेल्प लेनी पड़ेगी। सही है, चलो तो यहां पे याद रहे जो है वो ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा समझा नहीं पाएंगे। थर्ड, इंटरफेरेंस इज पॉसिबल इन, अभी हमने बोला फर्स्ट MCQ में कि इंटरफेरेंस सभी टाइप्स के वेव्स का पॉसिबल है, मतलब साउंड हो या लाइट हो। तो यहां पे क्या आएगा, बोथ इन लाइट एंड साउंड वेव्स। फोर्थ, द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड विथ ब्लू एंड विथ लाइट ग्रीन लाइट of wavelength 4360 and 5460 respectively. If x is the distance of fourth maxima from the central one, then but we know that what is the condition for maxima, xd upon d is equal to 2m plus 1 lambda by 2। हमने ये पढ़ा है, हाँ कि नहीं? समझो, पूरा सेटअप सेम का सेम है, पूरा सेटअप सेम का सेम है। जो सेम का सेम सेटअप है तो x प्रोपोर्शनल टू सेंट्रल मैक्सिमम से जो डिस्टेंस है वो सिर्फ लैम्बडा पे डिपेंड करेगा। तो जिसका लैम्बडा ज्यादा होगा उसका x डिस्टेंस ज्यादा होगा, किसका? ग्रीन का। तो हम लिख सकते हैं x ग्रीन इज ग्रेटर देन x ब्लू, या तो फिर उल्टा बोल सकते हैं कि x ब्लू इज लेस देन x ग्रीन। सही है, ओके। और रेशियो पूछा हो तो क्या आता? भाई रेशियो आता x ब्लू अपॉन x ग्रीन। तो ब्लू की वेवलेंथ आपके पास 4360 है और ग्रीन की आपके पास है 5460 है। तो आंसर ये आने वाला था, लेकिन यहाँ पे उल्टा दिया है तो वो अपना नहीं होगा, हम इसको करेक्ट बोलेंगे। सही है। फिफ्थ, इन यंग्स डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंजेस विड्थ, यहाँ पे डी आएगा, विड्थ इज फाउंड टू बी 0.4 mm। यंग्स डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट मतलब इंटरफेरेंस में विड्थ क्या थी, याद करो, हमने पढ़ा था विड्थ बीटा इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, where small d is a separation between slits, capital D is a distance between slit and screen। सही है। तो इनिशियली दिस वाज 0.4 mm। ऐसे क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट बोल पाओगे। If the whole apparatus is immersed in a water of refractive index 4/3 without disturbing the geometrical arrangement, the new fringe width will be, but we can see directly from the equation the width is directly proportional to wavelength, but wavelength is proportional to 1 upon n, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्स प्रोपोर्शन में होगी। याद करो, हमने पढ़ा था। तो
ऑब्वियसली जो B है वो भी 1/n के प्रोपोर्शन में होगा, तो यहां पे लिख सकते हैं B वाटर में एंड B एयर इज इक्वल टू, यहां पे N एयर N वाटर कर सकते हैं, तो B वाटर, एयर में कितनी लेंथ ये है 0.4, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1 और ये 4/3, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 0.3 आ जाएगा। कहां पर है ऐसा आंसर, तो आपको मिल गया आंसर ए। सिक्स्थ, द रेशियो ऑफ intensities of two waves are given by 4:1. Then the ratio of amplitude of two wave, we know that intensity is proportional to amplitude square. A भी लिख सकते हो, E भी लिख सकते हो, इसकी जगह पे E लिखो, A लिखो, कैपिटल A लिखो, सब सेम ही है, क्योंकि लाइट वेव्स जनरली फॉर्मेटेड बाय फॉर्म बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम यहां पे E वेक्टर्स लिखेंगे। चलो, तो यहां पे I1 इंटेंसिटी का रेशियो दिया है, I1/I2 इज इक्वल टू E1/E2 का स्क्वायर, लेकिन ये आपको दिया है 4:1। कौन, इंटेंसिटी का रेशियो दिया है 4:1, तो एम्पलीट्यूड का रेशियो चाहे तो आप क्या कर सकते हो, इसका स्क्वायर रूट ले सकते हो, तो आंसर आ जाएगा 2:1। सही है। 7, इन यंग्स एक्सपेरिमेंट ऑफ कोहेरेंट सोर्सेज आर प्लेस्ड 0.4 mm अपार्ट। चलो, आपको ये कौन दिया है, दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस मतलब पॉइंट डी 0.9 mm, वो है स्मॉल डी। mm इसको सेंटीमीटर में रखे, चलो सेंटीमीटर में रखते हैं, 9 × 10⁻² सेंटीमीटर बोल सकते हैं इसको, क्योंकि आंसर हमको सेंटीमीटर में लाना है। एंड फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व 1 मीटर अवे, तो ये आपको दिया है स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर, लेकिन हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसको मैं सेंटीमीटर में कर देता हूं। If it is produced second dark fringe at distance of 1 mm, हमको सेकेंड डार्क का डिस्टेंस दिया है कहां पर, स्क्रीन के मिड पॉइंट से 1 mm पे, तो वो अपने को मिल जाएगा 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। समझो, सेकेंड डार्क बोला है, सही है। फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज यूज्ड, हमको लैम्बडा फाइंड करना है। वेवलेंथ क्या पढ़ा था डार्क फ्रिंज के लिए, फॉर डार्क फ्रिंज हमने पढ़ा था XD/D इज इक्वल टू 2m-1 λ/2। याद रहे, एनसीईआरटी में 2m+1 लिया है, लेकिन वहां से 0 से स्टार्ट कर रहा है, नहीं, हम ये लिखेंगे और हम 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कौन से ऑर्डर की है वो बेटर रहेगा। तो यहां पे m इज इक्वल टू हमको सेकेंड ऑर्डर की लेना है, तो रखो यहां पे सेकेंड, तो x2 × D/D इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये होगा 3 λ/2। आपको लैम्बडा चाहिए, तो लैम्बडा क्या होगा, 2x2D/3 कैपिटल D। 2 x2 क्या है बच्चों, 10⁻⁻1, स्मॉल d क्या है 9 × 10⁻², 3 कौन है, 3 ही है, और कैपिटल D आपको दिया है 100। 3 3 ये कट होके ऊपर 3 हो जाएगा, 3 2 6, 6000 वाला आंसर आएगा। 6 वाला, अरे 2 है यार, तो फिर पावर गिनो। चलो 6 × यहां पे क्या होगा -3, और ये और ऊपर आएगा, तो 6 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। कहां पर है ऐसा आंसर, तो आपको मिल ही जाएगा आंसर डी में। इसको 6 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर भी बोल सकते हो, या इसको 6000 एंगस्ट्रॉम में जो आंसर दिया है तो आप एंगस्ट्रॉम भी बोल सकते हो। सही है। 8, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट विद द लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम। देखो, ये आपको वेवलेंथ दी है, द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज दिस, ये आपको स्मॉल d दिया है, सही है ना, दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस, एंड द स्क्रीन इज 200 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लिट, मतलब ये स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस दिया है। द सेंट्रल मैक्सिमम इज x इज इक्वल टू 0, सो द थर्ड मैक्सिमम विल बी। चलो, तो हम यहां पे लिखेंगे, अभी यहां पे भले मैक्सिमम बोला है, लेकिन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो ये इंटरफियरेंस हो जाएगा, याद रखना। भले मैक्सिमम हम डिफ्रैक्शन के लिए यूज करते हैं, लेकिन आपको यहां पे डिसाइड करना पड़ेगा कि इंटरफियरेंस है कि डिफ्रैक्शन है। डबल स्प्लिट बोला मतलब क्या, इंटरफियरेंस होगा। ओके, तो इंटरफियरेंस में लिए इसके लिए हम लिखेंगे फॉर मैक्सिमा, या तो लाइट फ्रिंज
मतलब ब्राइट फ्रिंज, तो एक्स डी अपॉन डी इज इक्वल टू एम लेमड़ा यूज कर सकते हैं। हमको थर्ड मैक्सिमम बोला है तो एम हम कितना ले लेंगे, 3 ले लेंगे। थोड़ा गला खराब है। चलो तो x3 इज इक्वल टू 3 लेमड़ा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी कर सकते हैं 3। लेमड़ा कौन है बच्चों, देख लो 5000 एंगस्ट्रॉम, उसको मीटर में ही कन्वर्ट कर दो। 5000 एंगस्ट्रॉम मतलब -10 और 3 जीरो कट जाएंगे तो ये आएगा। कैपिटल डी 200 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करो 2 आ जाएगा। और वो 0.2 mm है तो 2 × 10⁻⁻⁴। 2 कट हो गया तो देखो ये 15 हो गया। 15 × 10⁻³ मीटर, इसको हम लिख सकते हैं 1.5 × 10⁻² मीटर, इसको 1.5 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा ये। 9. If yellow light emitted by sodium lamp in Young's double slit experiment is replaced by monochromatic blue light of the same intensity, then भाई विड्थ बोला है, चलो विड्थ की बात की है तो हम विड्थ का फॉर्मूला लिखें। भाई विड्थ ऑफ फ्रिंज इज गिवन बाय लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी एंड क्लियरली इट सेज दैट द विड्थ डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑन द वेवलेंथ। तो जब वेवलेंथ में चेंज करेंगे तो विड्थ डिक्रीज या इंक्रीज होगी। तो यहां पे आपने यूज किया था, पहले कौन सा लाइट था, येलो लाइट था, येलो लाइट की वेवलेंथ, और यहां पे फिर आपने कौन सा यूज किया, ब्लू लाइट। तो वी नो दैट येलो लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होती है, ब्लू लाइट की वेवलेंथ कम होती है। याद रखना विबग्योर, VIBGYOR, आर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, फिर ऑरेंज, फिर येलो, ग्रीन, ब्लू, ऐसे आता जाएगा। तो ब्लू की वेवलेंथ कम है, तो जब आपने ब्लू लाइट यूज की तो विड्थ की जो फ्रिंजेस है उनकी विड्थ क्या होगी, डिक्रीज होगी। कहां पर है, फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेस, सही है, आना चाहिए। 10. द इंटेंसिटी, द इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्टेन्ड विद 2 कोहेरेंट लाइट सोर्सेस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेशियो n। हमने इंटरफेरेंस में जो 2 लाइट यूज किए उसकी इंटेंसिटी का रेशियो है n। इन द इंटरफेरेंस पैटर्न द रेशियो Imax माइनस Imax प्लस Imean, वो क्या होता है भाई, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल विजिबिलिटी। क्या बोल सकते हैं, ऑप्टिकल विजिबिलिटी, ऐसा बोल सकते हैं। याद रखना, कभी आए कोई तो आपको क्लियर होना चाहिए। तो आपको ये फाइंड करना है भाई, समझे पहले, सबसे पहले तो मुझको Imax फाइंड करना पड़ेगा और Imean फाइंड करना पड़ेगा, है ना। तो ये तो आपको क्या दिया है, इंटेंसिटी का रेशियो दिया है, बट वी नो दैट द इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। सो रिप्लेसिंग I1 by E1 square and I2 by E2 square, and so E1 upon E2 is equal to √n, और उसके डिनोमिनेटर में 1 रख दो चलेगा। समझो E1 upon E2 is equal to √n upon 1 हो गया। अभी मुझको चाहिए Imax upon Imean. We know that Imax is proportional to E1 plus E2 square. जब क्रेस्ट पे क्रेस्ट आएगा या ट्रॉप पे ट्रॉप आएगा तो उनके एम्पलीट्यूड का एडिशन होगा, तो E1 प्लस E2 का स्क्वायर होगा। और मिनिमम इंटेंसिटी कब मिलेगी, जब E1 माइनस E2 होगा, एक के क्रेस्ट पे दूसरे का ट्रॉप बैठेगा। तो जब इसका रेशियो लोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, Imax अपॉन Imean इज इक्वल टू, डायरेक्ट यहां पे लिख सकते हैं E1 प्लस E2, E1 माइनस E2 का स्क्वायर। तो आपको यहां पे ये फॉर्म लाना है, ये फॉर्म। तो इसके लिए आपको कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो करना पड़ेगा। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो पढ़े हो ना, याद रहना चाहिए। देखो ये E1 √n है, E2 आप 1 पकड़ के चलो। देखो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो नहीं आता है तो भी चिंता मत करो, रेशियो आपका क्या आया, E1 अपॉन E2। तो E1 को आप √n पकड़ के चलो और E2 को आप 1 पकड़ के चलो। E1 को आप √n पकड़ के चलो और E2 को 1, तो वो भी रख सकते हैं यहां पे। तो इसको कौन, √n प्लस 1, और ये हो गया √n माइनस 1 का स्क्वायर। चलो और भी आगे जाते हैं। इसका क्या करेंगे, एक्सपांशन कर रहे, ब्रैकेट स्क्वायर करेंगे इसका। तो इसका स्क्वायर क्या हो गया, n प्लस 2 √n प्लस 1, n माइनस 2 √n प्लस 1। सही लिखा बच्चों मैंने, सही लिखा।
लेकिन मुझको तो चाहिए था ये फॉर्म, तो मुझको यहां पे फिर से कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो करना पड़ेगा। तो हमको क्या करना है, आई मैक्स, जो देखो ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर में से मैं डिनोमिनेटर माइनस कर रहा हूं और नीचे न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर प्लस कर रहा हूं। यहां पे माइनस का नहीं, यहां पे प्लस, तो सेम ऑपोजिट साइड भी होगा। इसमें ए ऐड करेंगे n प्लस 2√n प्लस 1n, लेकिन ऊपर हमने माइनस किया है तो ऊपर माइनस होगा, तो n माइनस 2√n प्लस 1। नीचे करेंगे तो एडिशन n प्लस 2√n प्लस 1 प्लस n माइनस 2√n प्लस 1। चलो यहां पे करेंगे तो देखो n निकल जाएंगे, 1 निकल जाएंगे, 2√n माइनस माइनस प्लस, तो ऊपर हो गया 4√n, नीचे 2√n प्लस माइनस निकल जाएगा, ये n प्लस n 2n होगा और 1 प्लस 1 2 होगा। इसको 2 से डिवाइड कर दो तो आंसर आएगा 2√n अपॉन n प्लस 1। कहां पर है ऐसा आंसर जो दिख रहा है, तो वो हमको दिख रहा है डी में। क्या दिख रहा है, डी में। सही है बच्चों, समझो एक बात ध्यान से, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको मैं सेव कर लेता हूं पहले एक बार। नेक्स्ट पढ़ो ध्यान से, क्या दिया है, इंटरफेरेंस वॉज ऑब्जर्व इन इंटरफेरेंस चैम्बर वेयर एयर वॉज प्रेजेंट। भाई पहले वहां पे एयर प्रेजेंट थी, नाउ द चैम्बर इज इवैक्यूएटेड एंड इफ द सेम लाइट इज यूज्ड, a careful observer will see। इंटरफेरेंस तो होगा ही होगा, पहला गलत है। इंटरफेरेंस विद ब्राइटर बैंड्स, वो भी तो सही होगा, और लार्ज विड्थ भी सही होगा। भाई दो सही आ सकता है। देखो एक सिंपल चीज समझते हैं यहां पे। सबसे पहले चैम्बर में एयर थी, तो एयर पार्टिकल्स जो होंगे, है ना, जब यहां पे समझो आप एक चीज कि ये दो स्लिट थी, ये दो स्लिट थी, यहाँ पे एयर्स के पार्टिकल होंगे और इनिशियली ये जब लाइट यहाँ पे इंसिडेंट करता होगा तो उनके साथ थोड़ा स्कैटरिंग भी होता होगा, तो लाइट फैलती होगी, कॉन्संट्रेटेड नहीं आएगी। तो जब आप वैक्यूम कर दोगे तो स्कैटरिंग बंद हो जाएगा, तो आपको इंटेंसिटी भी ज्यादा मिलेगी। सही है, तो एक ये आंसर भी सही है, लेकिन एक ये भी लगा सकते हैं कि भाई वेवलेंथ जो होती है इट्स प्रोपोर्शनल टू 1/n। एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, 1.00029, और वैक्यूम का हम क्या लेते हैं, भाई वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। सही है बच्चों, तो सिंपल चीज यार, ये भी सही है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि भाई वेवलेंथ इन वैक्यूम इज लेस देन वैक्यूम। पहले हमने वैक्यूम, ओके समझते हैं यहां पे। वैक्यूम वेवलेंथ किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वैक्यूम में वेवलेंथ ज्यादा होगी, मैंने गलत कर दिया यहां पे, वैक्यूम में वेवलेंथ ज्यादा होगी और एयर में कम होगी। अरे यार ये मैं वी क्यों लिख रहा हूं मैं यहां पे, इसको हम लैम्बडा बोलेंगे, लैम्बडा। और हमको पता है कि विड्थ इज इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी भी लिख सकते हैं। तो जिसका लैम्बडा ज्यादा होगा वहां पे विड्थ भी ज्यादा होगी, तो वैक्यूम में विड्थ इज ग्रेटर देन, पता ही नहीं दिमाग में वी क्यों चढ़ गया है, तो बीटा एयर होगा। सही है कि नहीं, तो ये भी सही है। तो जब आप एयर में कर रहे तो विड्थ आपको कम मिल रही थी, जब आपने वैक्यूम में किया तो विड्थ आपको ज्यादा मिलेगी। लेकिन दूसरा एक आर्ग्यूमेंट ये भी है, जब एयर होगा तो वहां पे स्कैटरिंग होगा तो आपको एकदम इंटेंस लाइट नहीं मिलेगी, लेकिन जब आपने वैक्यूम कर दिया तो इंटेंस लाइट भी मिलेगी। तो यहां पर दोनों हो सकता है कि इंटरफेरेंस विद ब्राइटर बैंड्स भी आ सकता है, इंटरफेरेंस विद लार्ज विड्थ भी आ सकता है, लेकिन हम यहां पे करेंगे वेवलेंथ के कारण। ये क्यों नहीं, एनसीईआरटी में स्कैटरिंग नहीं है। बरोबर है बच्चों। चलो 12, अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ इज 5000 एंगस्ट्रॉम। देखो ये वेवलेंथ लैम्बडा दिया है, इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ सिंगल नैरो स्लिट ऑफ विड्थ दिस मच। देखो ये विड्थ दिया है स्लिट का, सिंगल स्लिट, उसका मतलब डिफ्रैक्शन होगा। द लाइट इज फोकस्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड इन अ फोकल प्लेन।
द फर्स्ट मिनिमम विल बी फॉर्म्ड फॉर एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन करना है तो हमको सिंपल चीज पता है, फॉर मिनिमा। कौन सी माँ? छोटी माँ। बड़ी माँ होगी तो मैक्सिमा होगा। तो छोटी माँ के लिए हम क्या करेंगे, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्बडा। हमको क्या चाहिए? फर्स्ट मिनिमम चाहिए, तो हम यहां पे m को 1 ले लेंगे d, और यहां पे साइन थीटा इसको बोल देंगे 1, तो यहां पे लैम्बडा हो जाएगा बिकॉज m इज इक्वल टू 1। चलो अभी सारी वैल्यूज रखेंगे। तो विड्थ क्या है बच्चों? यहां पे देखो विड्थ क्या है, वेवलेंथ आपको दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम, सही है ना? अरे क्या हो रहा है, चलो देखेंगे। यहां ये कौन है? 0.001 मिलीमीटर, तो यहां पे लिख सकते हैं 10⁻⁻6 मीटर, सही है। इसको मैं लिख लूं 10 × 10⁻⁻7 मीटर। लैम्बडा आपके पास है 5000 एंगस्ट्रॉम, 5 × 10⁻⁻7, तो साइन थीटा आपका हो जाएगा लैम्बडा बाई डी। चलो वैल्यूज रखे। लैम्बडा कौन है बच्चों? 5 × 10⁻⁻7, और डी कौन है? 10 × 10⁻�7। ये दोनों कट हो गए तो यहां पे 1/2 आ गया। और कहां पे साइन 1/2 होता है? 30 डिग्री पे। साइन 30 कहां पे होता है? साइन 1/2 का ऊपर होता है 30 डिग्री पे। तो आपको फर्स्ट मिनिमा कहां पे मिलेगा? डिफ्रैक्शन एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। क्लियर? नेक्स्ट, अ स्टार विच इज एमिटिंग रेडिएशन एट अ वेवलेंथ ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम, लैम्बडा आपको दिया है, इज अप्रोचिंग द अर्थ विथ अ वेलोसिटी ऑफ 1.5 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड। ये कोई स्टार है जिसकी हमको स्पीड दी है। द चेंज इन वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इज रिसीव्ड ऑन द अर्थ। भाई ये जो है इसको बोलते हैं डॉपलर्स इफेक्ट, इसको बोलते हैं डॉपलर्स इफेक्ट। याद रखो, जब भी कोई स्टार अर्थ से नजदीक आ रहा है या दूर हो रहा है, इन शॉर्ट अर्थ से उसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है रेडियली, तब उसने ओरिजिनली जो वेवलेंथ प्रोड्यूस की या फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस की और हम अर्थ पे जो रिसीव करने वाले हैं वो दोनों डिफरेंट होगी। इसी को बोलते हैं क्या? डॉपलर्स इफेक्ट। आपने स्टैंडर्ड 11 में चैप्टर नंबर 14 में पढ़ा होगा, वेव्स थियरी में। ओके, तो यहां पर फॉर्मूला मैं आपको देता हूं। चेंज इन लैम्बडा मतलब वेवलेंथ में कितना चेंज आएगा? डेल्टा लैम्बडा अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू, हम यहां पे लिख सकते हैं v/c। याद रखो ये, बराबर। डॉपलर्स इफेक्ट में जब कोई स्टार v स्पीड से अर्थ की तरफ आ रहा है या जा रहा है, रेडियली बोल रहा हूं मैं, तो उसका डेल्टा लैम्बडा बाय लैम्बडा होगा v/c। तो यहां पे हमको डेल्टा लैम्बडा चाहिए तो v/c इंटू लैम्बडा कर सकते हैं। v क्या है बच्चों? 1.5 × 10⁴। c कौन है? 3 × 10⁸। और लैम्बडा क्या है बच्चों? 5000 एंगस्ट्रॉम, 5 × 10⁻⁻7। ये क्या होगा? 0.5 होगा, सही है। ये होगा तो 2.5 होगा, ये भी सही है। यहां पे माइनस क्या होगा? 3। अरे एंगस्ट्रॉम में ही आंसर लाना था ना। अरे बच्चों एंगस्ट्रॉम में आंसर लाना था, ये वो भी देखा करो, आंसर एंगस्ट्रॉम में है। तो फिर हम क्या करेंगे? यहां पे 5000 एंगस्ट्रॉम ही रखेंगे। 5000 एंगस्ट्रॉम चलेगा। तो एक काम करेंगे, ऊपर 1 2 3 4 7 हो गए और तो नीचे 10 रहेंगे, सही है। नीचे एक 0 रहेगा 10, तो ये हो गया 0.25 एंगस्ट्रॉम आंसर आएगा। अरे ऐसा तो आंसर ही नहीं है। 0. कौन सा आंसर आया? 0.25। फिर से एक बार देख लें। 1.5 × 10⁴, 5000 है, 3 × 10⁸ है, 0.5 2.5, 7 नीचे 10 2.25। 0.25 एंगस्ट्रॉम ही आएगा। इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना, 0.25 एंगस्ट्रॉम ही सही आंसर है, सही है। नेक्स्ट 14, in a Fresnel biprism experiment the position of the lens give separation between the slit 16 centimeter and 9 centimeter. What is the actual distance of separation? याद रख लो बच्चों ये फॉर्मूला कि जो एक स्लिट सेट 16 है और दूसरी बात 9 है बाइप्रिज्म में, तो उनका जो कॉमन इफेक्टिव गिनेंगे वो हो जाएगा √d1d2, और वो 16 × 9 उसका √12 निकल जाएगा, तो आपको ये आंसर मिल ही जाएगा। 15, कलर्स अपीयर्स ऑन अ थिन सोप फिल्म्स
ऑन अ सोप बबल्स ड्यू टू द फिनोमिनन ऑफ, भाई हमको पता है कि अलग अलग कलर्स पे हमने जो बबल पढ़ा है, बबल बबल देख रहे हो ना बबल, तो बबल में क्या होता है कि जब भी आप उसको देखोगे तो यहां से जो व्हाइट लाइट आएगी, यहां से जो व्हाइट लाइट आएगी उसका अलग अलग एंगल पे अलग अलग कलर्स का डिफ्रैक्शन होगा, इंटरफियरेंस होगा, सॉरी। क्यों? सेंट्रल में सभी वेव्स के लिए सेम है, लेकिन जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होता जाएगा आपको यहां पे अलग अलग कलर्स का, क्यों? उनकी वेवलेंथ डिफरेंट है, उसके कारण उनका अलग अलग एंगल पे इंटरफियरेंस होगा। तो उनके जो मैक्सिमा मिनिमा बनेंगे या तो फिर ब्राइट और डार्क बनेंगे, वो अलग अलग एंगल पे बनेंगे, और उसके कारण आपको यहां पे सेंटर में तो भले व्हाइट दिखाई दे रहा है, लेकिन आजू बाजू कलर स्प्रेडेड दिखेंगे, बरोबर है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ड्यू टू द इंटरफियरेंस। तो यहां पे आंसर क्या आएगा? ए। 16. The diameter of human eye lens is 2 mm. What will be the minimum distance between 2 points to resolve them, which are situated at distance 50 meter from eye? The wavelength is given. भाई याद रखो, ह्यूमन आई से दो पार्टिकल एक दूसरे से d डिस्टेंस पे है, ये डिस्टेंस को हम बोल देते हैं d, या तो चलो मैं इसको f बोल देता हूं डिस्टेंस, ये डिस्टेंस को मैंने f बोल दिया, और ये दोनों के बीच का सेपरेशन है d, मिनिमम। तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो होगा थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्बडा अपॉन कैपिटल D, वेयर D इज द डायमीटर ऑफ दिस लेंस। याद रखना, हम यहां पे लेंस कौन सा है? हमारी आंख का लेंस है, बराबर है ना, आई लेंस। ओके, तो हमको दो चीजें एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे होने के बावजूद वो हमको अलग अलग दिखेगी, उसका मिनिमम, इसको रिजोल्यूशन बोलते हैं। अभी शायद नई एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये टॉपिक नहीं है, लेकिन अभी आया है तो उसको गिन लेते हैं। याद रखो, दो चीज जितनी दूर होती जाएगी, वो दोनों ने हमारी आंख के सामने जो एंगल बनाया वो कम होता जाएगा, सही है ना? तो जब तक ये एंगल जैसे जैसे दूर जाएगा एंगल कम होता जाएगा, एक सर्टेन एंगल ऐसा आएगा उसके बाद हम ऐसा नहीं फील करेंगे कि वो दोनों चीजें सेपरेट है, वो दोनों चीज एक हो जाएगी हमारे लिए। तो जब तक हम उनको अलग अलग देख पाएंगे, अलग अलग देखना मतलब क्या? रिजोल्यूशन। तो वो जो एंगल होगा वो थीटा कितना होगा? 1.22 लैम्बडा अपॉन कैपिटल D। और आपको तो लेकिन ये डिस्टेंस चाहिए, तो भाई मुझको तो सिंपल पता है कि आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस। एंगल कितना है? 1.22 लैम्बडा अपॉन कैपिटल D इंटू F। चलो 1.22 लैम्बडा को क्या ले, कहां पे लिखा होगा? ये रहा 5000 एंगस्ट्रॉम, 5 इंटू 10⁻⁻7। फोकल लेंथ क्या है बच्चों? फोकल लेंथ मतलब डिस्टेंस ले लो यार, 50 मीटर, और कैपिटल D 2 इंटू 10⁻⁻3। सही है। चलो तो यहां पे हमको मीटर में आंसर लाना है, क्या करेंगे? ये 0.61 ऊपर चला जाएगा तो ये 0.61 हो गया, तो एक जीरो में यहां पे दे दूं तो ये -6, यहां पे हो जाएगा 10⁻³ 25 और 6 मतलब 15 के आजू बाजू कुछ आएगा ये अप्रोक्सीमेटली। तो इसको 15 मतलब 1.52 सेंटीमीटर के आजू बाजू बोल सकते हो। एक पॉइंट कवर कर लो बच्चों, ये 2 हो जाएगा, है ना, 15.2। तो आप यहाँ पे 1.52 इंटू 10⁻⁻2 कर सकते हो, तो इतना आंसर आ जाएगा। सही है, सही है, याद रखना, काम आएगा कभी। 17. अ टेलीस्कोप इज एन ऑब्जेक्टिव लेंस, अरे इज क्या है? ओके, हैज objective lens of diameter 10 centimeter and is situated at distance 1 kilometer from two objects. The minimum distance between two objects which can be resolved by telescope when the mean wavelength is 5000 angstrom. Same question है। अभी हमारी आई लेंस था, ये एमसीक्यू में आई लेंस था, उसकी जगह पे यहाँ पे टेलीस्कोप का लेंस है, और यहाँ पे ये डिस्टेंस आपको 1 किलोमीटर दे दिया, जिसको हमने एफ बोला था। डीएम हमको फाइंड करना है, एंगल यही थीटा है, ये है कैपिटल डी। तो चलो वापस क्या भाई, डिस्टेंस डीएम क्या हो गया? 1.22 लैम्बडा अपॉन कैपिटल डी इंटू एफ ले लेते हैं।
1.22। वेवलेंथ क्या है 5 × 10⁻⁷। फोकल लेंथ कितनी है बच्चों? फोकल लेंथ है, मतलब डिस्टेंस 1 किलोमीटर का लेना है, मतलब 1000 कर दो इसको। और कैपिटल डी 10 सेंटीमीटर 10⁻⁻1। इसको करेंगे भाई, 5 में आंसर दिया है तो इसको अप्रोक्सीमेटली 1 मान लो, इसको अप्रोक्सीमेटली 1 मान लेते हैं। तो 5 हो गया, ये 4 10⁻³ हो जाएगा। तो यहां पे 5 mm आंसर लिख सकते हैं। दोनों चीजें जब तक 5 mm डिस्टेंस पे होगी तब तक हम दोनों को अलग अलग देख पाएंगे। फिर से एक बार देख लेते हैं, शायद आंसर गलत ना हो। 1.22 5000 एंगस्ट्रॉम 5 × 10⁻⁷। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, और डी हमारे पास दिया है 10 सेंटीमीटर, तो 10⁻⁻1 सही है। ओके, तो इतने मीटर आंसर आया, मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 मिलीमीटर आंसर होगा। सही है बच्चों, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव इन अ मटेरियल इज दिस। भाई फ्रीक्वेंसी दी है आपको, देखो न्यू, वेवलेंथ इज 5000 एंगस्ट्रॉम, ये आपको लैम्बडा दिया है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल विल बी, भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा है C/N, अरे C/V, C/V। लेकिन V की जगह पे हम लिख सकते हैं लैम्बडा इंटू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। C आपके पास क्या है बच्चों 3 × 10⁸। लैम्बडा आपके पास क्या है 5000 × 10⁻⁷, और फ्रीक्वेंसी आपको दी है 2 × 10⁻14। चलो 5 × 10 हो जाएगा, तो 3 वाला आंसर आएगा, गिनने की कोई जरूरत है नहीं। 5 × 10 सही है। तो यहां पे करेंगे तो ये क्या होगा 10, मतलब पावर निकल जाएगी सारी। ओके, तो 3 आंसर आपका आएगा। नेक्स्ट 19 इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट इंटरफेरेंस, द स्लिट्स आर 2 मिलीमीटर अपार्ट are illuminated by photons of two wavelength 12,000 angstrom and 10,000 angstrom. At what minimum distance from the common central bright fringe on the screen 2 meter from the slit will a bright fringe from one interference pattern coincide with bright fringe of other? भाई समझना ध्यान से, हम यहां पे 2 स्लिट्स लेते हैं, ये रही 2 स्लिट्स, तो ये डिस्टेंस अपना हो गया D। यहां से कुछ डिस्टेंस पे हमने जब स्क्रीन रखी कैपिटल D, तो सोचो कि जब हमने कोई लाइट यूज किया, सपोज पकड़ के चलते हैं ग्रीन लाइट यूज किया सपोज, तो यहां पे हमको कोई फ्रिंज मिलेगी, कौन से ऑर्डर की पता नहीं है, समझो ये है और ये है, सेकंड ऑर्डर की मिल रही है, ऐसा सोचो सिर्फ सेकंड ऑर्डर की मिल रही है ना, ग्रीन के लिए। लेकिन इसी जगह पे हम चलो वायोलेट यूज करते हैं, तो वायोलेट की वेवलेंथ कम होगी, वायोलेट की वेवलेंथ कम होगी तो उसकी स्लिट्स जो नैरो होगी, थोड़ी उसकी जो फ्रिंजेस होगी वो नैरो होगी, तो उसकी फ्रिंजेस हमको ऐसे मिलेगी, एक मिला, दूसरा मिला, तीसरा मिला, चौथा मिला। तो आप यहां पे देख पाओगे कि वायोलेट जो है उसकी 1 2 3 थर्ड वाली, और यहां पर मैंने जो ग्रीन यूज किया है उसकी सेकंड वाली एक दूसरे पे कोइंसाइड हो रही है। सही है, क्यों भाई? क्योंकि ग्रीन है उसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो उसकी विड्थ, फ्रिंजेस की विड्थ ज्यादा मिलेगी, और वायोलेट की हमको नैरो मिलेगी। तो जितने डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस को हम एक्स बोल देंगे, ये डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे, स्क्रीन के मिड पॉइंट के एक्स डिस्टेंस पे ग्रीन की सेकंड बन रही है, वहां पे वायोलेट की सपोज थर्ड बन रही है। और कब रिपीट होगा भाई? और रिपीट होगा, चलो और 2 मिली, और 2 ग्रीन बनेगी, तब वायोलेट की और 3 बनेगी। तो ये रिपीट कब होगा? जब इसकी 4th आएगी तब इसकी 6th आएगी, जब इसकी 6th आएगी इसकी 9th आएगी, तो ऐसे फिर रिपीट होता जाएगा। लेकिन आपको मिनिमम डिस्टेंस पूछा है, मिनिमम डिस्टेंस, तो कैसे गिनेंगे? चलो हम यहां पे एज्यूम कर लेते हैं कि लेट जो 12,000 एंगस्ट्रॉम लैम्बडा वन हमने क्या लिया है 12,000 एंगस्ट्रॉम, उसकी कौन से वाली हमको पता नहीं है। 12,000 एंगस्ट्रॉम की कौन से नंबर की फ्रिंज हमको नहीं पता, तो हमने एज्यूम कर लिया n1th ब्राइट फ्रिंज किसके साथ, लैम्बडा 2 की 10,000 फ्रिंज की n2 वाली फ्रिंज के साथ कोइंसाइड हो रही है। 12,000 एंगस्ट्रॉम की n1th वाली
10,000 वाले की N2 के साथ मैच हो रही है, एक ही पोजीशन पे बन रही है। तो जब एक ही पोजीशन पे इंटरफेरेंस होगा तो हम लिख सकते हैं कि वे पाथ डिफरेंस, चलो इसके लिए लिखेंगे तो क्या होगा N1 लैम्बडा 1, और इसके लिए लिखेंगे तो पाथ डिफरेंस N2 लैम्बडा 2। हाँ, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि भाई ये कौन है N1 अपॉन N2, N1 अपॉन N2, यहां पे हो जाएगा लैम्बडा 2 अपॉन लैम्बडा 1। N1 कौन पता नहीं, लेकिन लैम्बडा 2 हमारे पास है 10,000 और लैम्बडा 1 है हमारे पास 12,000, तो ये मिल गया हमको 5/6। तो हम N1 को 5 ले सकते हैं पहली बार और N2 को ले सकते हैं 6। तो हम बोलेंगे स्क्रीन के मिड पॉइंट से जब आपने 12,000 एंगस्ट्रॉम यूज किया तो जो जहां पे फिफ्थ बनेगी वहां पे 10,000 वाले की सिक्स्थ बनेगी, तो ऐसा पहली बार होगा। सेकेंड टाइम रिपीट कब होगा, जब 12 वाले की मल्टीप्लाई 2 कर दो, ये 10 तो ये 12, 12,000 की 10th 10,000 की 12th पे होगी, फिर आगे 12 और 15 आएगा। लेकिन हमको क्या बोला है मिनिमम डिस्टेंस, भाई मिनिमम के लिए हमको रेशियो मिनिमम रखना है, तो मैं N1 को 5 पकड़ के चलूंगा और ये जो है ये इसमें मैं N1 की वैल्यू 5 रख दूंगा, तो XD अपॉन D इज इक्वल टू N1 लैम्बडा 1। चलो X D कितना बच्चों 2 mm, 2 इंटू 10 टू पावर -3, कैपिटल D कितना 2 मीटर, ये आपको कितना लेना है 5, और ये 12 इंटू 10 टू पावर -7। चलो 2 2 कैंसल, ये 6 आएगा, 6 वाला आंसर आएगा कौन सा, ऐसा एक ही आंसर है जो आ जाएगा। अरे 2 2 निकल गए, 12 5 जा 60, तो 6 डिजिट वाला एक ही आंसर है, तो आप कर सकते हो यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 60 इंटू 10 टू पावर -4, 6 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर, उसको 6 mm बोल सकते हो। सही है, क्लियर होना चाहिए। 20 A parallel beam of fast moving electron is incident normally on a narrow line, भाई यहां narrow slit. A fluorescent screen is placed at a large distance from the slit. If the speed of electron is increased, which of the following statement is correct? भाई यहां पे इलेक्ट्रॉन बोला है और हमको इंटरफेरेंस करवाना है, तो हमको सिंपल चीज वेव चाहिए। क्या चाहिए वेव। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन तो एक पार्टिकल है, वो कैसे इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करेगा, तो सिंपल आंसर है as per de Broglie's hypothesis we can say electron behaves like a wave, and when electron behaves like a wave it has de Broglie wavelength and the formula is h upon mv. So if you are increasing the speed, v increase होगा, v क्या होगा increase होगा, तो यहां पे लैम्बडा क्या होगा डिक्रीज होगा। क्लियर हुआ। तो विड्थ की बात करेंगे तो विड्थ इज इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। जो लैम्बडा डिक्रीज होगा तो विड्थ डिक्रीज होगी, तो कहां पर है ऐसा। एंगुलर विड्थ, भाई एंगुलर विड्थ बोले तो भी आएगा थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन स्मॉल डी। कौन है ये यहां पे बोलो क्या आंसर आएगा, यहां पे सेट कर दो। द एंगुलर विड्थ सेंट्रल मैक्सिमम डिक्रीज, सही है भाई, सेंट्रल मैक्सिमम ये डिक्रीज होगा तो डिक्रीज होगी, फिर वो लीनियर हो या एंगुलर दोनों डिक्रीज होगी। क्लियर हो गया। और मान लो कि यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमम पूछा है तो यहाँ पे डबल आएगा, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमम मतलब डिफ्रैक्शन में सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ होती है 2 लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी और एंगुलर विड्थ होती है 2 लैम्बडा बाय डी। याद रखना। इतना हो गया तो फिर से एक बार क्या करेंगे बच्चों, इसको सेव करेंगे। नेक्स्ट पढ़ो ध्यान से क्या लिखा है। A parallel beam of light wave of wavelength lambda is incident normally on a narrow slit. A diffraction pattern formed on a screen placed perpendicular to the direction of the incident beam. At the second minimum, the diffraction pattern, the phase difference between the rays coming from two edges. याद रखो डिफ्रैक्शन में अभी आपकी नई एनसीईआरटी जो बुक है उसमें ये सब कुछ नहीं समझाया है। सेकेंड मैक्सिमम कब बनेगा, जब आपकी स्लिट 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी और हर d/2 डिस्टेंस पे आपको पाथ का डिफरेंस जो है वो लैम्बडा बाय 2 मिलेगा। तो यहां पर आपको
ये 0 मान लो तो यहाँ पे हाफ लैम्बडा मिलेगा, यहाँ पे एक फुल लैम्बडा मिलेगा, यहाँ पे 1.5 लैम्बडा और यहाँ पे 2 लैम्बडा मिलेगा। सही है बच्चों? तो इसकी इफेक्ट ये नलिफाई करेगा, इसकी इफेक्ट ये नलिफाई करेगा और उसके कारण स्क्रीन पे आपको सेकंड मिनिमा मिलेगा, सेकंड मिनिमा। तो आपको क्या पूछा है? फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द एज, यहां और यहां, तो उनके बीच का पाथ का डिफरेंस क्या आया भाई? पाथ डिफरेंस R2 माइनस R1 बोल दो तो वो 2 लैम्बडा जितना हो गया। याद रखो बच्चों, सेकंड मिनिमा मतलब 2 लैम्बडा, थर्ड मिनिमा मतलब 3 लैम्बडा, एज टू एज, एज टू एज। और जो पाथ डिफरेंस इतना है तो फेज डिफरेंस क्या होगा भाई? फेज डिफरेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा है क्या? इज इक्वल टू के इंटू R2 माइनस R1। ये तो मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूं, बाकी आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। लैम्बडा लैम्बडा चला गया तो यहां पे आएगा 4। एक लैम्बडा 1 लैम्बडा जितना पाथ डिफरेंस होगा तो फेज डिफरेंस होगा 2 पाई। तो 2 लैम्बडा है तो 4 पाई ऑब्वियसली होगा ही होगा। सही है? सही है। याद रखना। तो आपका आंसर यहां पे कौन सा बैठने वाला है? डी वाला। नेक्स्ट 22. In Young's double slit experiment, the intensity of light at point on screen where the path difference is lambda is k. Lambda is wavelength. The intensity of at the point where the path difference is 3 lambda by 4 will be. देखो, वैसे तो हमको प्रूव करना चाहिए। हम इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये जानते हैं, I इज इक्वल टू I0 cos स्क्वायर के ब्रैकेट में R1 माइनस R2 बाई 2। हम ये फॉर्मूला जानते हैं, लेकिन ये कौन सी इंटेंसिटी है? मैक्सिमम। तो यहां पर आपको क्या बोला है कि जहां पे पाथ डिफरेंस लैम्बडा है वहां पे इंटेंसिटी थी आई बोला है शायद, सॉरी के बोला है। यहां पे इंटेंसिटी को बोला है के। तो ये के कितनी होगी भाई? वैसे देखने जाएंगे ना तो देखो, पाथ डिफरेंस लैम्बडा है, उसका मतलब सिंपल, लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा 4 लैम्बडा होगा तो वहां पे मैक्सिमा मिलेगा, या तो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली फ्रिंज मिलेगी। तो वहां पे जो इंटेंसिटी होगी वही आपकी मैक्सिमम होगी। वैसे आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये न्यूमेरिकल है, हम वहां पे प्रूव करते थे। यहां पे एमसीक्यू में प्रूव मत करो यार। जहां पे लैम्बडा पार्ट डिफरेंस बोला है, लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा, तो सिंपल समझ लो वहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो आप I0 को आप के ले सकते हो, चलेगा। कॉस स्क्वायर के कितना? 2 पाई अपॉन लैम्बडा। और आपको अभी कहां पे फाइंड करना है कि जहां पे पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाय 4 है। तो आपको अभी पूछा है कि जहां पे पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाय 4 है वहां पे इंटेंसिटी कितनी? के फॉर्म में है। हाँ तो रख दो, I0 मैक्सिमम ले लेते हैं, के की जगह पे 2 पाई अपॉन लैम्बडा, लैम्बडा बाय 4 अपॉन 2 कर देंगे। 2 गए, लैम्बडा गए तो cos पाई बाय 4 क्या होता है? 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पे इंटेंसिटी आपको मिलने वाली है k/2। सही सही। 23. A beam of light of 600 नैनोमीटर, देखो वेवलेंथ दिया है लैम्बडा, सिंपल, फ्रॉम डिस्टेंस सोर्स फॉल्स ऑन अ स्लिट 1 mm वाइड। ये आपको स्लिट की विड्थ 1 mm दिया है, स्मॉल डी। द रिजल्टेंट डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व ऑन अ स्क्रीन 2 मीटर अवे, मतलब ये कैपिटल डी दिया है। द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। याद रखो बच्चों, ये स्लिट थी, ये स्क्रीन था, उसके सामने ये आपकी सेंट्रल मैक्सिमा बनती थी। ये यहां पे आपका फर्स्ट मिनिमा आएगा। ये कौन आएगा? फर्स्ट मिनिमा। लेकिन फर्स्ट मिनिमा आपको एक नहीं 2 मिलेंगे, एक यहां पर भी मिलेगा। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो मैं एक काम करूंगा बच्चों, मैं किसी एक का फाइंड करूंगा और फिर ये और ये दोनों का डबल कर दूंगा। सही है? तो ये डिस्टेंस आपको मिलने वाला है 2x1। लेकिन x1 किसका होगा? पहले किसी एक मैक्सिमा की, एक साइड की मैक्सिमा की फाइंड कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो मैक्सिमा या मिनिमा पूछा है? डार्क फ्रिंज पूछिए, ओके, तो फिर मिनिमा है। तो यहां पे फॉर्मूला लिखेंगे xd/d इज इक्वल टू क्या है मिनिमा का फॉर्मूला? m लैम्बडा। m हम 1 ले लेंगे तो यहां पे लिख सकते हैं x1 इज इक्वल टू, ये 1 हो गया, ये सामने चला गया तो लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। सही है? ऐसे भी कर सकते हो, या तो फिर हमने थियरी में सीखा था डिस्टेंस बिटवीन 2 फर्स्ट मिनिमा
इज कॉल्ड विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। तो इसका डबल कर दोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैंने आपको एक मेथड बताई कैसे हो सकता है। लेमड़ा क्या है बच्चों, 6000 नैनोमीटर, 6 इंटू 10⁻⁷ डिस्टेंस आपको 2 मीटर दिया है, और स्लिट की विड्थ आपको 1 mm मतलब 10⁻³ होगा। यहाँ पे 1.2 इंटू 10⁻³ मीटर आएगा। ये हो गया आपका 1.2 मिलीमीटर। लेकिन आपको डिस्टेंस ये चाहिए यहां से यहां पे, तो 2x1 डिस्टेंस आएगा। 2x1 तो वो हो जाएगा 2.4 mm। कहां पर है आंसर? डी। सही है, सही है। 24 अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द टू स्लिट आर 1 mm अपार्ट। देखो ये स्मॉल डी दिया है, एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे, ये कैपिटल डी दिया है। अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा 500 nanometer is used. What will be the width of each slit for obtaining 10 maxima of double slit within the central maxima of single slit pattern? अच्छा सा क्वेश्चन है, समझना ध्यान से बच्चों। क्या पूछा है वो देखते हैं यहां पे। मान लो कि आपने जब सिंगल स्लिट यूज की तो आपको यहां पे मिल रहा था ये सेंट्रल, मतलब ये बाइसेक्टर लाइन, और यहां पे आपको मिल रहा था सेंट्रल मैक्सिमा। ये कौन है बच्चों? ये जो है उसका नाम है सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा। ये किसकी बात हो रही है? डिफ्रैक्शन की, डिफ्रैक्शन की। जब आपने एक स्लिट यूज की, व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस मच इज यूज्ड, व्हाट विल बी विड्थ ऑफ ईच स्लिट for obtaining 10 maxima of double slit within central maxima of single slit pattern। जो सिंगल स्लिट यूज करोगे तो यहां पे डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगी, और डिफ्रैक्शन पैटर्न में यहां से यहां तक आपको सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगी। लेकिन बच्चों एक काम कर लेते हैं, मैं यहां पे 2 स्लिट यूज कर लेता हूं, यहां से ये आपकी S1 और यहां पे S2। तो फिर यहां पे क्या बनने वाला है? भाई यहां पे बनने वाला है मैक्सिमास, मतलब ब्राइट फ्रिंजेस बनेगी, इंटरफियरेंस बनेगा। एक स्लिट के कारण ये येलो जो लाइंस दिख रही है उसमें आपको क्या देखने को मिला? डिफ्रैक्शन, और ये उसका सेंट्रल मैक्सिमा। लेकिन बच्चों जब आपने 2 स्लिट यूज की तो आपको अभी इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। तो ये आपकी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, फिर 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये टोटल 10 है, मान लो ना यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और बीच में कहीं पे ड्रॉ कर दो 10। तो जितने डिस्टेंस में सेंट्रल मैक्सिमा मिल रही है उतने में आपको 10 मैक्सिमा मिलने चाहिए। किसके 10 मैक्सिमा? डबल स्लिट के। क्लियर हो गया? सिंपल वर्ड्स में सिंगल स्लिट से सेंट्रल मैक्सिमा जितने डिस्टेंस में मिल रही है उतने ही डिस्टेंस में आपको डबल स्लिट के कारण ब्राइट फ्रिंजेस मिल रही है। कितनी? 10 ब्राइट फ्रिंजेस उसी डिस्टेंस में मिल रही है। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज इक्वल टू विड्थ ऑफ 10 मैक्सिमा ऑफ इंटरफियरेंस। क्लियर हो गया? तो चलो बच्चों, हमको सेंट्रल मैक्सिमा की पता है विड्थ, तो ये हम ले लेते हैं, ये जो ले लेते हैं उसको बोल देते हैं ए, और 2 स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको डी बोल देते हैं। तो हमको क्या फाइंड करना है? व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट, एक स्लिट की विड्थ। हाँ, तो यहां पे करेंगे, ये क्या हो जाएगा? 2 लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन ए बोल देता हूं। ए लिखा ना? ओके, ए। और यहां पे लिखेंगे लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये किसके लिए बात की? ये किसके लिए बात की? इंटरफेरेंस के लिए। इंटरफेरेंस की एक फ्रिंज की विड्थ क्या होती है? लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, लेकिन ऐसी 10 बन रही है तो हम यहां पे मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे। ओके, चलो ये दोनों तो कट हो गए। मुझको ए फाइंड करना है, तो यहां पे 2/10 डी बाई ए, 2, ये 1/5 हो गया। डी कितना है बच्चों? स्मॉल स्लिट का 1 mm। अरे रे रे रे, 2 स्लिट के बीच का डिस्टेंस 1 mm था। चलो थोड़ा रब कर देते इसको। भाई यहां पे डी मैंने इसको बोला है, समझे ना आप?
दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस D1 mm। अरे ये सही तो है, ये दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस है, ये तो विड्थ लिया मैंने। ओके ओके ओके, तो आपका D मिल गया कितना, 1 mm। mm में ही रखते हैं क्योंकि सब mm में है। और यहां पर कौन आएगा बच्चों, ये है, अरे ये तो आएगा ही नहीं, ये तो हमको फाइंड करना है A। सही है, A फाइंड करना था, तो ये आएगा आंसर। चलो क्या होगा इसका, 1/5 मतलब 0.2 mm। कहां पर है 0.2 mm, तो आपको मिल ही जाएगा आंसर A। सही है, सही है। 25th, एट द फर्स्ट मिनिमम एडजेसेंट टू द सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ अ सिंगल द डिफ्रैक्शन पैटर्न, the phase difference between the Huygens wavelet from the edge of the slit and the wavelength from midpoint of the slit। wavelength नहीं है, ये wavelet आएगा मेरे ख्याल से, wavelets। भाई यहां पे क्या बोला है समझना ध्यान से। कौन बन रहा है फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा बनेगा कहां पे, डिफ्रैक्शन में। याद रखो डिफ्रैक्शन में जब मिनिमा बनता है तो स्लिट के डिस्टेंस पे आपको एक पूरा लैम्बडा जितना डिफरेंस मिलेगा, पूरा लैम्बडा। डी डिस्टेंस में आपको, आपकी स्लिट कितनी है, एक ही है, ये एक ही स्लिट है, उसकी विड्थ है डी। तो आपको स्लिट की एक एज से दूसरी एज पे पाथ का डिफरेंस मिलेगा लैम्बडा। लेकिन आपको क्या पूछा है, पाथ का डिफरेंस और वेव उसका फेस डिफरेंस पूछा है मिड पॉइंट पे। तो यहां से जो वेव निकलेगा और जो मिड पॉइंट से निकलेगा, तो सिंपल चीज हमको पता है कि जो यहां से निकलेगा, जो यहां से निकलेगा और जो यहां से निकलेगा, इनके बीच का पाथ डिफरेंस ये λ/2 होता है। तो यहां पे 0, तो ये ऑलरेडी λ/2 है और ये लैम्बडा है। तो ये दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस क्या हो गया, समझे। किसके बीच का पाथ डिफरेंस पूछा है, जो एक स्लिट जो है उसकी एक एज से मिड पॉइंट के बीच का। जो फर्स्ट मिनिमा बनेगा तो लैम्बडा का डिफरेंस होगा दो एजिस के बीच में, दो एजिस के बीच में लैम्बडा का डिफरेंस होगा फर्स्ट मिनिमा के लिए। दो सेकंड मिनिमा है तो यहां पे 2 लैम्बडा होगा, थर्ड मिनिमा है तो 3 लैम्बडा होगा। सही है, तो यहां से यहां का पाथ डिफरेंस पूछा होता तो लैम्बडा आता, लेकिन यहां से मिड पॉइंट का पूछा है तो वो λ/2 आएगा। तो पाथ डिफरेंस हो गया λ/2। तो आपको फेज डिफरेंस चाहिए, फेज डिफरेंस। तो देखो डायरेक्ट यार, लैम्बडा की जगह पे 2π रख दो, एक लैम्बडा पे पाथ डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस होता है 2π, तो यहां पे 2π रख दोगे तो आपको आंसर में डायरेक्ट ही डी मिल जाएगा। सही है, आगे बढ़ते हैं। 26, टू स्लिट इन यंग्स एक्सपेरिमेंट हैव द विड्थ इन रेशियो 1:25। भाई दो स्लिट के विड्थ जो है उनका रेशियो है ये। याद रखना जो इंटेंसिटी होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विड्थ ऑफ स्लिट। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। तो ये d1/d2 1/25 है, तो हम लिख सकते हैं कि भाई I1/I2 जो है वो भी 1/25 है। सही है। The ratio of intensity of maxima and minima in the interference pattern। चलो यहां पे लिखते हैं I1 I2 आपके पास है, लेकिन हम जानते हैं कि I प्रोपोर्शनल टू E स्क्वायर। तो I1/I2 इज इक्वल टू, यहां पे लिख सकते हैं E1/E2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/25। तो एम्पलीट्यूड आपको मिल जाएगा रेशियो में 1/5। लेकिन आपको तो आई मैक्स चाहिए, आई मीन चाहिए। चलो यहां पे काम कर लेते हैं भाई, आई मैक्स अपॉन आई मीन। आगे हमने गिना था आई मैक्स मतलब कौन, E1 प्लस E2 का स्क्वायर हो जाएगा, और आई मीन कौन, E1 माइनस E2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप काम कर सकते हो, इसको कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो भी कर सकते हो, या तो फिर बच्चों E1 को 1 मान लो और E2 को 5 मान लो। E1 क्या ले लेंगे 1, E1 ले लो 1 और E2 ले लो 5। हाँ तो रख दो यहाँ पे 1 + 5 और यहाँ पे 1 - 5 दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। ये हो जाएगा 6/-4 का स्क्वायर, ये 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 9:4 आपका आंसर आ ही जाएगा। सही है, ऐसे क्वेश्चन आने ही चाहिए कोई भी कंडीशन में।
27. The intensity at the maximum in Young's double slit experiment is I0. Okay, maximum intensity. Distance between two slit is d is equal to 5 lambda, where lambda is wavelength of the light used in experiment. What will be the intensity in front of one of the slit on screen placed at distance capital D is equal to 10 स्मॉल d? सही है। अभी ध्यान रखना, यहां पे क्या पूछा है, ये थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। हमारे पास दो स्लिट्स थी, चलो एक स्लिट आपकी S1 ये रही, एक ये रही, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल d। आपको यहां पे स्क्रीन रखना है, लेकिन इंटेंसिटी कहां पे फाइंड करनी है? कोई एक स्लिट के सामने यहां पे फाइंड करनी है इंटेंसिटी। यहां पे ये डिस्टेंस हम ले लेते हैं d। ओके, तो यहां से जो रे निकलेगा, यहां से जो वेव निकलेगा, वो यहां पे इतना डिस्टेंस कवर करके जाएगा, और यहां से जो वेव निकलेगा वो d डिस्टेंस कवर करके जाएगा। तो सिंपल चीज हो गई कि r1 डिस्टेंस क्या होगा भाई, ये राइट एंगल ट्रायंगल पड़ रहा है, ये स्मॉल d, ये कैपिटल D, तो ये हो जाएगा अंडर रूट d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। तो जब कोई एक स्लिट के सामने, इन फ्रंट ऑफ वन स्लिट, कोई एक स्लिट के सामने, तो इसने डिस्टेंस इतना कवर किया, इसने इतना डिस्टेंस कवर किया, तो हम यहां पे गिनने वाले हैं पाथ डिफरेंस। क्या गिनने वाले हैं? पाथ डिफरेंस। भाई पाथ डिफरेंस आएगा आपका r1 माइनस r2, r1 माइनस r2। r1 कौन है बच्चों? ये है d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर की 1/2 पावर माइनस d। इसने कवर किया इतना डिस्टेंस, इसको मैं स्क्वायर रूट की जगह पे 1/2 पावर पे लिखता हूं। एक काम करते, इसमें से कैपिटल d स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। इसमें से कैपिटल d स्क्वायर कॉमन, उसको सर कॉमन कैसे निकल सकता है? यहां पर तो d स्क्वायर है और यहां पे तो स्मॉल d स्क्वायर, भाई निकल सकता है। इसको मैं कैपिटल d स्क्वायर से ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा, कैपिटल d स्क्वायर से नीचे डिवाइड करूंगा, तो यहां ये तो निकल गया, लेकिन स्क्वायर है, लेकिन बाहर तो स्क्वायर रूट है, तो यहां पे सिर्फ d बाहर निकलेगा। यहां पे रहेगा 1 प्लस ये आपका हो जाएगा d स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर की 1/2 पावर माइनस 1। मैंने ये दोनों में से d कॉमन ले लिया, समझना ध्यान से इसको। अभी हम क्या करने वाले हैं? अभी हम इसका बाइनोमियल थ्योरम से, एक्सपेंशन करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम से कैसे एक्सपेंशन करते हैं? भाई जो पहला टर्म है उसको वैसे का वैसा रखेंगे, ये जो पहला टर्म है 1 उसको वैसे का वैसा रखेंगे। सेकंड तो जो टर्म है उसको भी वैसे लिखेंगे, लेकिन पावर आप मल्टीप्लिकेशन में लेके आ जाएंगे। बायोलॉजी वाले इतना ही याद रखो, इससे आगे आपको कभी नहीं आएगा कुछ। तो फर्स्ट टर्म आपका वैसे का वैसा, सेकंड भी वैसा, लेकिन उसके आगे पावर ले आना है, और बाकी के जो टर्म्स है इसके आगे उसको निग्लेक्ट कर दो, बात खत्म। और ये -1 याद रखना। फिर से इसका एक्सपेंशन करोगे तो बहुत सारे टर्म्स आएंगे, लेकिन उसमें से हमको दो ही टर्म लिखना है, एक पहला वाला, दूसरा वाला लिखेंगे लेकिन पावर के साथ मल्टीप्लाई करके, और बाकी के टर्म्स निग्लेक्ट कर देंगे। और पीछे जो 1 रहा, ये रहा, ये 2 निकल गया, तो यहां पे आपको मिलेगा, देखो ये तो कैंसिल हो गया, ये d यहां पे 1 निकल जाएगा, तो पाथ डिफरेंस क्या मिलेगा? 2 अपॉन d स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल D। ये आपको मिला पाथ डिफरेंस r1 माइनस r2। तो चलो r1 माइनस r2 फाइंड कर लेते हैं। r1 माइनस r2 कितना होता है? d स्क्वायर अपॉन 2d। लेकिन बच्चों कैपिटल D तो हम 10d ले सकते हैं, तो यहां पे 10d लूंगा तो नीचे 20d हो जाएगा कि नहीं? कैपिटल D इज इक्वल टू 10d, 10 स्मॉल d, तो यहाँ पे 20, एक d निकल गया, तो यहाँ पे हो गया d/20। लेकिन d भी आपको दिया है, d आपको दिया है 5 λ/20, तो यहाँ पे हो जाएगा λ/4। तो इन शॉर्ट आपको पाथ डिफरेंस मिल गया λ/4, पाथ डिफरेंस मिल गया λ/4। और वहां पे इंटेंसिटी क्या होगी? चलो इंटेंसिटी लिख लेते हैं। भाई हम फॉर्मूला जानते ही है, cos I0 cos स्क्वायर के ब्रैकेट में r1 माइनस r2/2, I0 cos स्क्वायर के की जगह पे लिखेंगे 2 अपॉन लैम्बडा, r1 माइनस r2 हो गया λ/4, और नीचे हो जाएगा 2 कट हो गया, लैम्बडा कट हो गया,
I0 cos स्क्वायर π/4 1/√2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा I0/2। कहां पर है ऐसा आंसर? आपको मिल ही जाएगा आंसर सी। सही है, सही है, बिल्कुल सही है। क्लियर? ध्यान रहे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन फिर भी ये PMT 2016 में आ गया है। 28 two light wave of intensity I1 and I2 having same frequency pass through the same medium at time in a same direction and interference the sum of minimum and maximum intensity। याद करो, जब दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाले, अभी तक हम ये फॉर्मूला लिख रहे थे I = I0 cos स्क्वायर वाली, ये फॉर्मूला मत यूज करो। ये कब आएगी? जब दोनों की इंटेंसिटी सेम होगी, जब दोनों वेव्स की इंटेंसिटी कंप्लीटली सेम होगी तभी यूज करना है। लेकिन हमको दो अलग अलग वेव, एक की इंटेंसिटी I1 दूसरे की I2, और जब ये दोनों सुपरपोस्ट करेंगे तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिल रही थी I = रिजल्टेंट को IR बोल देता हूं, तो I1 + I2 + 2√I1 I2 cos Δ2 - Δ1, और ये जो है उसको बोलेंगे फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस सही है। तो आपको एक बार मिनिमम करना है और एक बार मैक्सिमम। चलो यहां पे लिखते हैं I मिनिमम कब मिलेगा? एक बार हमने दो वेव ले लिए तो इंटेंसिटी फिक्स हो गई। हाँ, तो फिर रिजल्टेंट इंटेंसिटी डिपेंड किस पे करेगी? इस पे, कॉस की वैल्यू पे, मतलब फेज डिफरेंस पे। तो जब आपका कॉस मैक्सिमम होगा इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, कॉस मिनिमम होगा इंटेंसिटी मिनिमम होगी। तो कॉस की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू -1। तो इसको -1 पकड़ के चलेंगे तो मिनिमम इंटेंसिटी I1 + I2 + 2√I1 I2, और ये -1 हो जाएगा, तो यहां पे माइनस हो जाएगा। सही है। और मैक्सिमम इंटेंसिटी कब मिलेगी? जब आपको कॉस की वैल्यू प्लस मिलेगी √I1 I2, और ये +1। अब ये दोनों का एडिशन करना है हमको, तो मिनिमम का एडिशन मतलब सम करना है। तो I min + I मैक्सिमम, तो देखो I1 + I1 2I1, I2 + I2 2I2, और ये भाई साहब तो निकल गए दोनों, एक माइनस है एक प्लस है। तो यहाँ आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या मिलेगी? 2 ब्रैकेट में I1 + I2, जो आपका आंसर रहेगा डी। क्या आंसर रहेगा? डी। सही है, सही है। 29 in a diffraction pattern due to a single slit of width small d, first minimum is observed at angle 30 डिग्री। फर्स्ट मिनिमा आपको 30 डिग्री पे मिला। the length where light, ये स्पेलिंग थोड़ी गलत है, GHT आएगा, GHT, where light of wavelength 5000 angstrom is incident on the slit, the first secondary maximum। आपको फर्स्ट मैक्सिमम कहां पे बनेगा वो चाहिए। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा फॉर मिनिमा, छोटी मां के लिए, तो यहां पे d sin थीटा = m लैम्बडा। d साइन थीटा, थीटा कितना है? 30 डिग्री, तो मैं यहां पे लिख देता हूं साइन 30 डिग्री। m कितना? 1, और लैम्बडा, तो इसको हम लिख सकते हैं d/2 साइन 30 1/2 = लैम्बडा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं d = 2 लैम्बडा। ये हमने मिनिमा के लिए लिखा। अभी बात करने वाला है मैक्सिमा की। तो फॉर मैक्सिमा d sin थीटा = यहां पे क्या होगा? 2m + 1 λ/2। इसमें मुझको ये सारी वैल्यू लैम्बडा चाहिए ही नहीं भाई, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कौन सा फर्स्ट मिनिमा बोला है? फर्स्ट, तो हम 1 ले लेंगे, तो d sin थीटा जो हमको फाइंड करना है, डैश बोल देता हूं, यहां पे 1 रखोगे तो 3 λ/2। d की जगह पे हम रख सकते हैं 2 लैम्बडा। 2 लैम्बडा sin थीटा डैश = 3 λ/2। लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल हो गया, तो sin थीटा डैश आपको मिल जाएगा 3/4। तो थीटा डैश आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 3/4। बराबर। चलो 30 a linear aperture whose width is 0.02 centimeter is placed in front of
The length of focal length 60 centimeter. The aperture is illuminated normally by parallel beam of wavelength 5 into 10 to power minus 5 centimeter, मतलब 5000 एंगस्ट्रॉम भी बोल सकते हो. The distance of first dark band of the diffraction pattern from the central skin. First dark बोला है, diffraction pattern भी बोला है, तो first minima. तो यहां पे ये फॉर्मूला नहीं काम आएगा, हमको डिस्टेंस फाइंड करना है. तो कौन सा फॉर्मूला आएगा? एक्स डी वाला. पाथ डिफरेंस लिख सकते हैं एक्स डी बाई डी. मिनिमा है तो एम लैम्बडा लेंगे, लेकिन फर्स्ट मिनिमा बोला है, फर्स्ट डार्क, मतलब इसको 1 ले लेंगे तो एक्स 1 डी बाई डी इज इक्वल टू लैम्बडा हो गया. तो मुझको x1 फाइंड करना है. तो ये हो गया लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी. लैम्बडा क्या है बच्चों? 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 5. कैपिटल डी 60 सेंटीमीटर. भाई सेंटीमीटर में ही रखो सब कुछ, क्योंकि आंसर सेंटीमीटर में है. स्मॉल डी इसको लिखेंगे तो 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 हो जाएगा बच्चों. ये क्या हो गया? 30, तो ये हो जाएगा 150 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 सेंटीमीटर. 3 पॉइंट कवर करेंगे तो 0.15 सेंटीमीटर मिलेगा. सही है, सही है. इतने को पहले सेव कर ले. The ratio of resolving power of an optical microscope for two wavelength lambda 1 and lambda 2 are. भाई याद रख लो, resolving power is directly proportional to 1 upon lambda. The reciprocal of dm 1.22 lambda capital D upon small d, उसका हम रेसिप्रोकल ये कर सकते हैं. तो यहां पे पावर ऑफ 1 एंड पावर ऑफ 2 यहां पे लिख सकते हैं लैम्बडा 2 अपॉन लैम्बडा 1. लैम्बडा 2 कितना है बच्चों? 6000 और यह है 4000. इसको कट करोगे तो 3:2 आपका आंसर आ ही जाएगा. 32. For parallel beam of monochromatic light of wavelength lambda, diffraction is produced by single slit. Slit लिखना भूल गए हैं बच्चों. Whose width A of the order of wavelength lambda. Okay. D is the distance of the screen from slit. The width of central maximum. भाई ये तो थियरी है यार, हमने पढ़ा था 2 लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी. सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ क्या होगी? 2 लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी. थियरी रिफर कर लेना, लिखाया है. 33. Young's double slit experiment is first performed in air and then in a medium other than air. It is found that 8th bright fringe in the medium lies where 5th dark fringe lies in air. The refractive index of the medium is nearly. समझो एक चीज, जहां पर एयर की कौन से वाली बनने वाली है? एयर की कौन सी बनने वाली है? 5th. एयर की 5th वाली बनने वाली है ना. मतलब m लिखता हूं यहां पे, क्योंकि n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में काउंट कर लेंगे. तो एयर की 5th ऑर्डर की और मीडियम की 8th ऑर्डर की एक दूसरे पे सुपरपोस्ट हो रही है. तो हमको पता है कि जब भी सुपरपोस्ट हो रही है तो हम यहां पे लिखते हैं m1 लैम्बडा 1 इज इक्वल टू m2 लैम्बडा 2. हाँ, तो एक काम करेंगे, यहां पे लिख सकते हैं m एयर लैम्बडा एयर, यहां पे कर सकते हैं m मीडियम लैम्बडा मीडियम. तो m एयर अपॉन m मीडियम, एक काम करो ना, ऐसे लो, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं. तो लैम्बडा m अपॉन लैम्बडा एयर हो गया. तो ये आपका 5 है और ये आपका 8 है, ये याद रखो. अभी तो हमने उनकी वेवलेंथ का रेशियो फाइंड कर लिया, लेकिन बच्चों हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्बडा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है. हाँ, तो यहां पे लिखेंगे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन एयर का, तो यहां पे लैम्बडा एयर अपॉन लैम्बडा मीडियम लिखेंगे. हाँ, तो यहां पर ये तो 1 हो गया. ये कौन बच्चों? 8:5 उल्टा हो जाएगा. तो यहां पे 8/5 मतलब 1.6 आंसर आएगा. 1.6 सही है.
तो आप लिख सकते हो कौन सा, ए। नेक्स्ट 34, टू पोलराइड्स P1 एंड P2 आर प्लेस्ड विद देयर एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, हमने दो पोलराइड रखे हैं, एक पोलराइड ऐसे है, एक पोलराइड ऐसे है। ये दोनों एक दूसरे के साथ इसकी एक्सिस और इसकी 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, सही है। तो यहां से जो मैं कोई लाइट इंसिडेंट करवाऊंगा I0, कौन सा लाइट, अनपोलराइज्ड, कंप्लीटली अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट करवाएंगे तो यहां से जो जाएगा यहां पे उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी। यहां पे इंटेंसिटी I0 है, तो जो एक पोलराइड पे आप इंसिडेंट करवाओगे अनपोलराइज्ड लाइट, तो जो इमर्जेंट होगा उसमें से वो हाफ इंटेंसिटी वाला होगा। अभी हमने क्या किया, अ थर्ड पोलराइड P3 इज केप्ट इन बिटवीन P1 एंड P2। भाई तीसरा हमने यहां पे बीच पे रखा, तीसरा हमने यहां पे रखा, यहां पे, तो समझ लो ये पोलराइजेशन किसकी है, फर्स्ट की। इसको पैरेलल कर दो तो ये किसकी है, सेकंड की, लेकिन इसकी पोलराइड एक्सिस ये है, तो ये आपका P3 है जो इसके साथ हमने थीटा एंगल पे रखा, सही है ना। तो इसके साथ 90 माइनस थीटा पे होगा कि नहीं होगा। ये पोलराइड इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, लेकिन ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली इसकी पास एक्सिस और थर्ड वाले की पास एक्सिस थीटा एंगल पे है, तो थर्ड वाले की पास एक्सिस और सेकंड वाले की पास एक्सिस 90 माइनस थीटा एंगल पे होगी, हाँ कि नहीं। तो आपने यहां पे कितने एंगल पे रखा है, 45 डिग्री पे रखा है। वैसे तो एनसीईआरटी का जो लास्ट एग्जांपल है उसमें ये फॉर्मूला आपको दे ही दिया गया है, लेकिन फिर भी हम यहां पे प्रूव भी करेंगे। तो चलो, आपने यहां पे इंटेंसिटी दी I0, यहां पे इंटेंसिटी हो गई I0/2। अभी ये जो लाइट आया वो इसके साथ थीटा एंगल पे इंसिडेंट होगा, तो यहां पे इंटेंसिटी क्या मिलने वाली है, I0/2 cos स्क्वायर थीटा। और जो लाइट यहां से आएगा वो ऐसे आएगा, इसको पैरेलल होगा, और वो इसके साथ 90 माइनस थीटा पे इंसिडेंट करेगा, तो वहां पे फाइनल इंटेंसिटी आपको मिलने वाली है इसका भी cos स्क्वायर, I0/2 cos स्क्वायर थीटा। ये जो इंटेंसिटी है वो तो इसकी, इस पे हमने इंसिडेंट करवाई, कितने एंगल पे, 90 माइनस थीटा। तो एज पर मालस लॉ हम यहां पे लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, तो I0/2 cos स्क्वायर थीटा, और यहां पे हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। आप यही फॉर्मूला याद रख लोगे तो भी चलेगा, नहीं तो हमने ये भी करा था, I0/2 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे 2 sin थीटा cos थीटा लिख सकते हैं, तो ये आपका sin 2 थीटा हो जाएगा, और यहां पे I0/8 यहां पे हो गया sin स्क्वायर 2 थीटा, बिकॉज 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा। यहां से जो गया वो अनपोलराइज्ड लाइट था, पहली प्लेट के बाहर आने के बाद उसकी इंटेंसिटी हाफ हो गई। जो बीच में हमने पोलराइड रखा वो फर्स्ट के साथ थीटा एंगल बना रहा है, इसके कारण एज पर मालस लॉ जो सेकंड प्लेट है, बीच वाली प्लेट, उससे बाहर जो जाएगा वो I0/2 cos स्क्वायर थीटा जाएगा। ये जो है वो थर्ड के साथ 90 माइनस थीटा पे इंसिडेंट करेगा, और उसकी इनिशियल इंटेंसिटी इतनी, तो एज पर मालस लॉ जब बाहर निकलेगा तो इसका cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो आपको फाइनल इंटेंसिटी ये मिलने वाली है। यहां पर आपने दोनों के बीच का एंगल 45 रखा था, तो यहां पे 45 रख दो बच्चों, जो 45 रख दोगे तो क्या होगा, 2 × 45 90, तो यहां पर आपका आंसर यही आ जाएगा, 2 × 45 sin 90 का स्क्वायर। भाई sin 90 1 होता है, तो आपको आंसर ये मिलेगा, सही सही। 35, unpolarized light is incident from air on a plane surface of material of refractive index mu. At a particular angle of incidence, it is found that the reflected and refracted rays are perpendicular to each other. Which of the following option correct for this situation? भाई हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, याद करो, पोलराइजेशन ड्यू टू रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन ड्यू टू रिफ्लेक्शन। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि कोई अनपोलराइज्ड लाइट यहां पे आ रही है, अनपोलराइज्ड लाइट, उसका यहां से थोड़ा रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, और थोड़ा रिफ्लेक्शन होगा। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो इनिशियली
कोई भी एंगल पे रखोगे तो ये भी पार्शियली पोलराइज्ड होगा, ये भी पार्शियली पोलराइज्ड होता है। हमने पढ़ा था, याद करना थोड़ा बहुत। यहां पे जो प्लेन को पैरेलल कंपोनेंट है उसको हमने पाई कंपोनेंट बोला था, और जो प्लेन को परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रहे ई वेक्टर्स उनको हमने बोला था सिग्मा कंपोनेंट। तो पाई कंपोनेंट जो है वो पैरेलल कंपोनेंट है, सिग्मा कंपोनेंट है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। तो यहां पर जब जाएंगे तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होता है। यहां पे सिग्मा ज्यादा होते हैं, यहां पे सिग्मा ज्यादा होते हैं, पाई कम होते हैं। यहां पे पाई ज्यादा होते हैं और सिग्मा कम होते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर एंगल आएगा, कौन सा पर्टिकुलर एंगल? वह पर्टिकुलर एंगल जिसका नाम है पोलराइजिंग एंगल। तो जब यहां पे पोलराइजिंग एंगल होगा थीटा पी, तो यहां पर आपको पाई वाला नहीं मिलेगा। किसमें? जो रिफ्लेक्टेड है, रिफ्लेक्टेड उसमें आपको सिर्फ सिग्मा कंपोनेंट ही मिलेंगे। कौन से कंपोनेंट? सिग्मा कंपोनेंट, सारे के सारे। मतलब ये सारे नहीं, यहां पर जो भी गए वो सभी सिग्मा ही होंगे। तो आपका ये जो लाइट है वो कंप्लीटली पोलराइज्ड होगा, ये है कंप्लीटली पोलराइज्ड। लेकिन ये जो होगा वो आपका पार्शियली पोलराइज्ड होगा, पार्शियली। और इस एंगल को हम बोलते हैं पोलराइजिंग एंगल या तो ब्रूस्टर एंगल। और ब्रूस्टर एंगल कितना? तो भाई यहां का मीडियम n1, यहां का मीडियम n2। तो हमने ब्रूस्टर लॉ अप्लाई किया था, tan थीटा p इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। जो बाहर का मीडियम एयर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा n। इतना हमको पता था, सही है। और उस वक्त आपका जो रिफ्रैक्टेड है और रिफ्लेक्टेड है दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। तो बच्चों यहां पे सबसे पहले करेंगे तो tan थीटा p, या तो आई बोल दो इसको क्योंकि इंसिडेंट एंगल आई बोला है, इज इक्वल टू म्यू। तो आई क्या होने वाला है? tan इनवर्स म्यू। तो फिर ये तो गलत हो गया। रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज्ड विथ इलेक्ट्रिक वेक्टर पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। नहीं भाई, हाँ रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड है लेकिन उसके ई वेक्टर परपेंडिकुलर है। मतलब आंसर कौन सा आने वाला है? आपका आंसर सी आने वाला है, सही है। नोट्स चेक करो, उसने सब कुछ लिखाया हुआ है। 36 इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन डी बिटवीन द स्लिट इज 2 mm। देखो ये स्मॉल डी दिया है। द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज लैम्बडा, लैम्बडा भी आपको कुछ दिया है, एंड स्क्रीन कैपिटल डी, डिस्टेंस डी बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट यहाँ पे दिया होगा, स्लिट लिखना भूल गए, ये आपको कैपिटल डी दिया है। इट इज फाउंड दैट द एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज इज 0.2 डिग्री। टू इंक्रीज द एंगुलर विड्थ टू 0.21 डिग्री द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट नीड्स टू बी चेंज्ड। याद रखना, एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला हमने लिखा था, कुछ याद हो तो? किसका? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पकड़ के चलते हैं तो लैम्बडा 2 लैम्बडा अपॉन स्मॉल डी। एंगुलर विड्थ पूछी है, लीनियर विड्थ पूछी होती तो उसमें कैपिटल डी भी आता, लेकिन यहां पे एंगुलर विड्थ पूछा है तो ये आ जाएगा थीटा, इसको थीटा बोल देंगे। चलो 2 लैम्बडा बाई डी, जो डिपेंड करता है डी पे, तो हम यहां पे लिख सकते हैं थीटा इज प्रोपोर्शनल टू डी। तो d2 अपॉन d1, इसको हम कर सकते हैं थीटा 1 अपॉन थीटा 2। तो आपका d2 क्या हो जाएगा? d2 इज इक्वल टू थीटा 1 अपॉन थीटा 2 इंटू d1। थीटा 1 0.2, थीटा 2 0.21 और d1 कितना है बच्चों? d1 कितना है? 2 mm। तो यहां पर क्या आएगा? 0.4 अपॉन 0.21, 1.9 के आजू बाजू कुछ आएगा, सही है। क्या बचेगा? ये देखो आंसर भी क्लोज दिए हैं तो आपको करना पड़ेगा। 0.42 होता तो 2 आंसर आता, मतलब 0.1% जितना चेंज होगा चलेगा, ये 1.9 ही आंसर आएगा। कैलकुलेशन से कर लेना, आ जाएगा। 37 An astronomical refracting telescope will have large angular magnification and higher angular resolution when it is used। भाई हमको पता है, सिंपल थियोरेटिकल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। जो हमको
क्वालिटी भी इंप्रूव करनी है, रिजोल्यूशन भी इंप्रूव करना है, बराबर, मैग्निफिकेशन भी इंक्रीज करना है, तो हमको फोकल लेंथ भी बड़ी लेनी पड़ेगी ऑब्जेक्टिव की, और उसकी डायमीटर भी बड़ा लेना पड़ेगा। तो लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज डायमीटर, याद रखो बच्चों, ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है। 38 in double slit experiment when the light of wavelength 400 nanometer was used, angular width, फिर से आया angular width, first minima formed on a screen placed 1 meter away is found to be 0.2 degree. What will be the angular width of the first minima if entire experimental apparatus is immersed in water? पहले एयर में था तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 था, जब वाटर में गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 हो गया, और हमको पता है उसकी एंगुलर विड्थ थीटा बोल दे तो उसको लैम्बडा बाई डी लिख ले। एंगुलर विड्थ को हम थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा बाई डी लिख सकते हैं। हाँ, तो यहां पर एंगुलर विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, लेकिन लैम्बडा प्रोपोर्शनल टू 1/n, लैम्बडा प्रोपोर्शनल टू 1/n, प्रोपोर्शन से करो फटाफट आंसर आ जाएगा। तो थीटा इज प्रोपोर्शनल टू 1/n लिख सकते हैं। तो सिंपल चीज बच्चों, वाटर अपॉन एयर, तो यहां पे n एयर अपॉन n वाटर हो ही जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो वाटर में हमको फाइंड करना है, एयर में क्या था बच्चों 0.2 डिग्री, एयर का 1 ले लो और इसको 4/3 बोल दो, तो थीटा w वाटर 3 इंटू 0.2/4, ये हो जाएगा शायद 0.15 डिग्री, आंसर आ ही जाएगा। सही है, सही है। नेक्स्ट 39 in Young's double slit experiment, if the separation between coherent sources is half and the distance between screen and coherent source is double, then the fringe width, by fringe की width of fringe बीटा इज इक्वल टू क्या है, लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी लिख सकते हैं। अभी आप क्या करने वाले हो, अभी आपने दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस हाफ कर दिया और स्क्रीन ये आपने डबल कर दिया, तो यहां पर लिख सकते हैं 4 इंटू लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, लेकिन ये तो आपकी ओड विथ है, तो यहां पे लिख सकते हो 4 बीटा, तो यहां पे कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स उनकी विड्थ हो जाएगी फ्रिंज की। चलो आगे 40 assume that light of wavelength 600 nanometer is coming from a star. The limit resolution of telescope whose objective has diameter of 2 meter, भाई हमको d दिया है डायमीटर 2 मीटर, वेवलेंथ आपको दी है 600 नैनोमीटर, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो याद रखो रिजोल्यूशन का फॉर्मूला था 1.22 लैम्बडा अपॉन कैपिटल डी। वैसे नई एनसीईआरटी में ये टॉपिक नहीं है, लेकिन शायद आ जाए तो हमको आना चाहिए, क्योंकि एनटीए वाले फिर हाथ नहीं रखते हैं। ये बोला कि भाई हमने तो चैप्टर 9 में टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप दिया है और वहाँ पे वर्ड भी यूज़ किया है कि रिजोल्यूशन, तो फिर हम उसको कंसिडर करेंगे, उनका कोई भरोसा नहीं है, तो हम यहाँ पे याद रखेंगे। तो रिजोल्यूशन होता है 1.22 लैम्बडा अपॉन कैपिटल डी। लैम्बडा कितना है बच्चों, 6 इंटू 10⁻⁻7। डी कितना है बच्चों, तो यहाँ पर 2 मीटर, तो ये आपका हो जाएगा 3.66 इंटू 10⁻⁻7 रेडियन। तो यहाँ पर आंसर कहाँ पर है, ऐसा ये आपको मिल गया ए में। सही सही। 41 द ब्रूस्टर एंगल, एक बार इतना सेव कर लेते हैं। पढ़ो ध्यान से, क्या लिखा है, द ब्रूस्टर एंगल IB फॉर द इंटरफेस शुड बी। भाई हमने पढ़ा था कि जब कोई एक सरफेस से दूसरी सरफेस पे जब रे इंसिडेंट होगा मीडियम से, तो रिफ्लेक्टेड आपका कंप्लीटली पोलराइज्ड होगा, और उस वक्त जो एंगल होगा उसका नाम था tan थीटा पी, या तो उसको ब्रूस्टर एंगल भी बोल सकते हो IB। तो हम लिखेंगे उसका फॉर्मूला था tan IB इज इक्वल टू इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n2, इसका n1, तो हम यहां पे लिख सकते हैं n2 अपॉन n1। सही है। अभी हम सोचे तो बाहर चलो एयर ले लेते हैं, इसको मैं क्या बोल देता हूं एयर, और यहां पे कोई भी मीडियम ले लो, तो आपका फॉर्मूला क्या हो गया, tan IB इज इक्वल टू n।
अभी सोचो, सबसे मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? एयर का। तो जो इसको 1 लोगे, इसको 1 लोगे तो भी रिफ्लेक्शन तो होगा ही नहीं। सिंपल चीज है कि नहीं? तो यहां पर 1 तो नहीं होगा, n 1 से तो थोड़ा ज्यादा ही होगा, और जो ये 1 से बड़ा होगा तो ये ग्रेटर देन 45 होगा। सिंपल चीज, इफ n इज ग्रेटर देन 1, n इज ग्रेटर देन 1, तो ये एंगल 45 से तो बड़ा ही होगा। और मान लो कि n इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐसा मटेरियल इन्वेंट करो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनफाइनाइट है। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जो इनफाइनाइट होगा तो ये इनफाइनाइट होगा, तो आपका IB एंगल होगा 90, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता, तो ये 90 से कम ही होगा। तो आपका ब्रूस्टर एंगल 45 और 90 के बीच में ही आएगा। कहां पर है ऐसा? अरे ये किसने लिखा? ये आएगा। सही है, सही है। 42 a lens of large focal length and large aperture is best suited as an objective of an astronomical telescope since, पर हमको पता है कि टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा ले लेते हैं और आईपीस वाला छोटा। क्यों? जितना ज्यादा होगा उसकी लाइट गैदरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। लाइट गैदरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी तो आपको जो इमेज मिलेगी वो ज्यादा इंटेंस मिलेगी, अच्छी क्वालिटी वाली मिलेगी। पहला कारण ये है। दूसरा कारण, जितना डायमीटर ज्यादा होगा उतना उसका रिजोल्यूशन भी हाई होगा, आपको अच्छी तरह से पिक्सेल्स दिखेंगे। सही है? तो याद रखो, एक तो लाइट गैदरिंग कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डायमीटर एंड द रिजोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर। तो ये दोनों केस में हमको ज्यादा डायमीटर वाला ऑब्जेक्टिव लेना चाहिए। तो चलो पढ़ते हैं। अ लार्ज एपर्चर कंट्रीब्यूट्स टू क्वालिटी एंड विजिबिलिटी, सही है, ओके, लेकिन नीचे ऑल ऑफ एबो भी दिया है तो हमको सब चेक करने पड़ेंगे। A large area of objective ensures better light gathering power, दोनों ये भी सही है। And the large aperture मतलब diameter provides better resolution, वो भी सही है। तो बच्चों यहाँ पे तीनों 3 सही है, ये तीनों हम यहाँ पे बेनिफिशियल में रहेगा हमारे लिए, बराबर है। चलो 43 In Young's double slit experiment, a student observed 8 fringes in a certain segment of screen when a monochromatic light of 600 nanometer wavelength is used. If the wavelength of light is changed to 400 nanometer, then the number of fringes he would observe in the same region of the screen. सिंपल चीज, स्क्रीन के इतने एरिया में, सपोज एक स्क्रीन के इतने एरिया में एक वेवलेंथ λ1 ने N1 फ्रिंजेस बनाई और दूसरी वेवलेंथ ने λ2 ने N2 फ्रिंजेस बनाई, तो ये डिस्टेंस तो सेम ही होगा। x डिस्टेंस ले लो या थीटा एंगल ले लो, दोनों तो सेम ही होंगे। तो जब सुपरपोस्ट होगा तो हम यहां पे यही फॉर्मूला यूज करेंगे कि N1 λ1 इज इक्वल टू N2 λ2। तो चलो N1 कितना है बच्चों? यहां पे 8 फ्रिंजेस मिल रही थी, कितनी वेवलेंथ के लिए? 600 नैनोमीटर के लिए। N2 कितनी मिलेगी फाइंड करनी है, और ये कितना है? 400। तो 4 2 जा, तो यहां पे N2 आपको 12 मिलेगा, 12 मिलेगा। देख लेना यहां पे N2 आपको क्या मिलने वाला है? 12। नेक्स्ट 44 A light ray falls on a glass surface of refractive index √3 at angle 30 degree 60 degree. The angle between reflected and refracted ray would be, भाई सबसे पहले चेक करें, ब्रूस्टर लॉ चेक करते हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला है √3 और एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला है 60 डिग्री। जो ब्रूस्टर लॉ फॉलो होगा तो ये हो सकता है कि tan θp इज इक्वल टू n। n आपका √3 है, तो मैं यहां पे tan 60 डिग्री लिख के चेक करता हूं। tan 60 क्या होता है? √3। अरे √3 मतलब ये तो n हो गया, मतलब दिस इज द ब्रूस्टर एंगल। और ब्रूस्टर एंगल होगा तो आपका रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो दोनों के बीच का एंगल यहां पे 90 डिग्री होगा। कितना होगा? 90 डिग्री। चेक करना ठीक से। 45th For Young's double slit experiment, 2 statements are given below. First, if screen is moved away from the plane of slit, angular separation of fringes remain constant. सही है। समझो, ये स्लीट है और यहां से आप स्क्रीन को नजदीक रखो, मतलब यहां से एंगुलर सेपरेशन ये होता है थीटा। सपोज ऐसा पकड़ेंगे, स्क्रीन नजदीक रखो
दूर रखो तो आपका जो लीनियर सेपरेशन है ये चेंज होता जाएगा, लेकिन जो ये एंगल है, एंगुलर सेपरेशन, वो तो सेम का सेम ही रहेगा। मतलब ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है कि आप स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस भले चेंज करो, एंगुलर सेपरेशन है वो तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा, वो तो सिर्फ करेगा लैम्बडा और डी पे डिपेंड करेगा। किस पे करेगा? लैम्बडा और डी, वेवलेंथ और दो स्लिट के बीच के डिस्टेंस का। स्टेटमेंट 2, if monochromatic source is replaced by another monochromatic source of large wavelength, the angular separation of fringes decreases। नहीं भाई, जो वेवलेंथ इंक्रीज करेंगे तो ये भी इंक्रीज होगा, तो ये गलत है। डायरेक्ट प्रपोर्शन में है तो आप लार्ज वेवलेंथ लेंगे, लार्ज वेवलेंथ, तो ये इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होगा तो क्या हुआ कि आपका स्टेटमेंट 1 ट्रू है, लेकिन स्टेटमेंट सेकंड वो आपका गलत है। सही है, सही है। 46, an unpolarized light beam strikes a glass surface at Brewster's angle। भाई ब्रूस्टर एंगल पे इंसिडेंट कर रहा है तो क्या होगा, चलो देख लेते हैं। द रिफ्लेक्टेड लाइट इज पार्शियली पोलराइज। नहीं भाई, जब ब्रूस्टर एंगल होगा तो जो रिफ्लेक्टेड है वो तो कंप्लीटली पोलराइज्ड होगा। द रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड। नहीं भाई, उल्टा है, रिफ्रैक्टेड लाइट वो तो पार्शियली पोलराइज्ड होगा। बोथ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड आर कंप्लीटली पोलराइज्ड। नहीं भाई, वो भी गलत है। द रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड, सही, एंड द रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी पार्शियली पोलराइज्ड, तो आपका डी आंसर सही रहेगा। सही। 47, द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय व्हाइट लाइट। हमने YDS यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया, उसमें व्हाइट लाइट, हम मोनोक्रोमेटिक लाइट देते थे। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ सेम होनी चाहिए। जो वेवलेंथ सेम नहीं होगी और हम व्हाइट लाइट यूज करेंगे तो क्या? तो समझो, हर एक थीटा किस पे डिपेंड करता है भाई? थीटा लैम्बडा डी पे डिपेंड करता है। जो आप वेवलेंथ चेंज करोगे तो अलग अलग कलर्स का इंटरफेरेंस एंगल अलग अलग होगा, अलग अलग एंगल पे वो मैक्सिमा मिनिमा बनाएंगे। तो यहां पर होगा क्या कि जब आप व्हाइट लाइट यूज करेंगे तो उसका जो सेंट्रल मैक्सिमा है या तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, वो तो आपको व्हाइट ही मिलेगी। लेकिन क्यों? क्योंकि सेंटर पे पाथ डिफरेंस 0 होता है। हर एक हर एक कलर के लिए सेंटर पे पाथ डिफरेंस 0 बनेगा, सही है। लेकिन पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? R2 - R1 = m लैम्बडा। लैम्बडा पे डिपेंड करेगा ही करेगा। तो अलग अलग वेवलेंथ होगी तो उनका पाथ डिफरेंस अलग अलग सेट होगा। तो हो सकता है कि यहां पे रेड लाइट का कोई थर्ड बने तो उसके आजू बाजू यहां पे कोई येलो लाइट का फोर्थ बने, फिर हो सकता है कि यहां पे कोई वायोलेट लाइट का सिक्स्थ वाला बने। तो यहां पर सेंट्रल वाली जो फ्रिंज है वो आपको व्हाइट ही दिखेगी। क्यों? क्योंकि वो कॉम्बिनेशन होगा सभी कलर्स का। लेकिन उसके आजू बाजू जो होगा सबके मैक्सिमा मिनिमा अलग अलग जगह पे बनेंगे। तो हो सकता है कि जहां पे रेड का मिनिमा बना हो वहां पे वायोलेट का मैक्सिमा भी बना हो, या उल्टा भी कि जहां पे वायोलेट का मिनिमा बना हो वहां पे रेड का मैक्सिमा बना हो। तो आपको जो स्क्रीन है वो कलरफुल दिखेगी, हाँ, लेकिन उसका जो सेंटर स्पॉट होगा वो व्हाइट होगा। तो यहां पे क्या आएगा? इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी डिसअपियर। नहीं भाई, दिखेगा तो सही। देयर विल बी ए सेंट्रल डार्क फ्रिंज। नहीं, सेंट्रल तो नहीं होगी डार्क, वो व्हाइट ही होगी। देयर विल बी अ सेंट्रल ब्राइट व्हाइट फ्रिंज सराउंडेड बाय डिफरेंट कलर्स। ओके, ये फ्यू कलर, ये सही है। तो यहां पे आपको क्लियर होना चाहिए, पक्का पक्का। 48 क्या है बच्चों? टू स्लिट इन यंग्स एक्सपेरिमेंट आर दिस मच अपार्ट। ये स्मॉल डी दिया है। द स्क्रीन इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 1 मीटर, ये कैपिटल डी दिया है। द वेवलेंथ इज यूज्ड, लैम्बडा दिया है। देन द फ्रिंज सेपरेशन, भाई फ्रिंज सेपरेशन मतलब एक्स बार बोल देते हैं, तो लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। लैम्बडा आपने यूज किया है 600 × 10⁻⁹, तो उसको 7 कर देते हैं। कैपिटल डी आपको 1 दिया है और स्मॉल डी आपके पास है 1.5 × 10⁻³ इसको करोगे तो 4 × 10⁻⁴ आ जाएगा। कहां पर है ऐसा आंसर? तो ये रहा आपका डी। नेक्स्ट 49, इंटरफेरेंस पैटर्न कैन बी ऑब्जर्व ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ। भाई स्टेशनरी इंटरफेरेंस बोलना चाहिए उनको, यहां पे स्टेशनरी बोलना चाहिए, स्टेशनरी।
स्टेशनरी इंटरफेरेंस कब होगा? जब कोहेरेंट सोर्सेस होंगे। क्या होंगे? कोहेरेंट सोर्सेस होंगे। सही है। तो कोहेरेंट सोर्सेस के लिए फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। तो यहां पर देख सकते हो कि ये दोनों में ओमेगा ओमेगा सेम है। यहां पे ओमेगा की जगह पे 2 ओमेगा 3 ओमेगा, तो उनका फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो ये दोनों नहीं बना पाएंगे स्टेशनरी इंटरफेरेंस। हाँ, ये स्टेशनरी इंटरफेरेंस बना पाएंगे। तो आंसर क्या आएगा? ए एंड सी। 50 वाला, अ बीम ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट of intensity I0 is passed through polaroid A, then through another polaroid B at 60 degree, and finally through another polaroid C oriented 45 degree relative to B as shown in figure। सही है। ये थोड़ी फिगर है, चलेगा, हम मान लेंगे कि भाई ये हो रहा है, बरोबर। तो देखो यहां पे होगा क्या, पकड़ के चलता है भाई। इसकी इंटेंसिटी I0 थी और वो लाइट कैसा था? कंप्लीटली अनपोलराइज्ड। तो यहां पर लाइट जब इसको क्रॉस करेगा तो यहां पे इंटेंसिटी हो जाएगी I0/2। ये I0/2 जब इसको क्रॉस करेगा तो I0 cos स्क्वायर 60 हो जाएगा, और जब इसको क्रॉस करेगा तो I0 cos स्क्वायर 60 तो था, ये cos स्क्वायर 60 तो था, इंटू हो जाएगा cos स्क्वायर 45। सही है। ए कौन सी? अनपोलराइज्ड। ए कौन है? ए के आगे कलर लाइट कौन सी? अनपोलराइज्ड। तो इसका यहां पे हाफ होगा। मालस लॉ यूज करेंगे तो ये 60 पे इंसिडेंट करेगा, तो ये I0 cos स्क्वायर 60 होगा, और ये cos स्क्वायर 60 तो वहां पे cos I स्क्वायर I0/2 रह गया, by2 रह गया। तो I0/2 cos स्क्वायर 60, I0/2 cos स्क्वायर 60 इंटू cos स्क्वायर 45, तो आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी I आपकी आ जाएगी I0/2 cos स्क्वायर 60 और cos स्क्वायर 45 डिग्री। चलो, I0/2 ये आपका हो गया 1/2 का स्क्वायर, ये हो गया 1/√2 का स्क्वायर। तो यहां पे I0/2 1/4 1/2, तो ये आपको I0/16 आंसर आ ही जाएगा। I0/16 सही है, सही है। 51, the intensity of transmitted light when a polaroid sheet is placed between two crossed polaroid at 22.5 degree, the polarization axis of one of polaroid is। देखो हमने ये पढ़ा था, ये भी हमने आगे पढ़ा है कि जब ये एक प्लेट थी, उसको क्रॉस्ड यहां पे दूसरी प्लेट थी, और बीच में हमको एक और पोलराइड रख देता है, ये वाला। इसकी और इसकी एक्सिस एंगल बना रही है थीटा, और इसकी और ये एक्सिस बना रही है, ये जो थीटा है तो ये होगा 90 माइनस थीटा, और इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ लिया। सही है। व्हेन पोलराइज सेट, तो इंटेंसिटी कौन सी? I0 इज द इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट आफ्टर फर्स्ट पोलराइड। ओके, यहां से नहीं करना है, आपका जो फर्स्ट पोलराइड था उसको ट्रांसमिट होकर यहां पे इंटेंसिटी थी I0, तो उसका यहां पे क्या होगा? I0 cos स्क्वायर थीटा। उसका यहां पे क्या होगा? I0 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा साइन स्क्वायर हो जाएगा। और इसको हमने पढ़ा था क्या बच्चों? तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी टेक्स्ट बुक में था I0/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा। ओके, तो I0/4 साइन स्क्वायर 2 इंटू ये कितना एंगल है? 22.5। तो यहां पे I0/4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ये 1/√2 का स्क्वायर होगा, तो 1/2 हो जाएगा, तो आपका आंसर I0/8 आएगा। ध्यान रहो, यहां पे I0 कौन है? तो आपके फर्स्ट पोलराइड को क्रॉस करने के बाद पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी I0, जब इसके गिरेगा तो I0 cos स्क्वायर थीटा, और इस पे बाहर जाएगा तो 90 माइनस थीटा पे जाएगा। ये हमने आगे करवा दिया है, रेफरेंस में देख सकते हो कहां पर है ऐसा। इसका रेफरेंस लेना है तो ये रहा रेफरेंस। लेकिन यहां पर फर्क ये था कि यहां पे इंटेंसिटी हमने यहां से I0 ली थी, वो न्यूमेरिकल था जो लास्ट अभी हमने गिना, उसमें यहां पे I0 था, इसलिए यहां पे I0/8 की जगह पे I0/4 आएगा। सही है। चलो 52,
On the polarized light beam traveling in air is incident on a medium of refractive index 1.73 at Brewster angle। अरे भाई ब्रूस्टर एंगल पे हो रहा है तो थीटा पी, या तो उसको ब्रूस्टर एंगल भी बोल सकते हो, वो कितना है, दिया है, नहीं दिया है, ओके, तो वो हमको फाइंड करना है। चलो मान लेते हैं कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.73, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.73। तो चलो हम देखेंगे यहाँ पे tan IB ब्रूस्टर एंगल होता है n ले लेंगे 1.73, इसको हम बोलते हैं √3, तो IB आपको मिल जाएगा 60 डिग्री। तो ब्रूस्टर एंगल आपका होगा 60 डिग्री के नजदीक। तो कहां पर है, और यहां पे कौन सा लाइट पोलराइज्ड होगा, रिफ्लेक्टेड, ट्रांसमिटेड नहीं, ट्रांसमिटेड मतलब रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड तो पार्शियली पोलराइज्ड होता है, सही है। तो पहला पढ़े, ट्रांसमिटेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड मतलब रिफ्रैक्टेड, गलत। रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज क्लोज टू 60, नहीं भाई ये भी गलत है, क्योंकि आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोला, अरे रिफ्लेक्शन बोला है, सॉरी, तो फिर सही है, मुझको रिफ्रैक्शन लगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो हमने पढ़ा कि ये सरफेस से जो एंगल ये होगा वही ये होगा, तो ये आपका ब्रूस्टर एंगल है, तो रिफ्लेक्शन एंगल भी आपका ब्रूस्टर एंगल ही होगा, तो 60 डिग्री आ जाएगा। तो रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 60 डिग्री, सही है, ये बैठेगा। देखो रिफ्लेक्टेड लाइट पार्शियली पोलराइज्ड गलत, बोथ लाइट आर परफेक्टली पोलराइज्ड वो भी गलत, तो आंसर कौन सा आएगा, सिर्फ बी आएगा। नेक्स्ट, ओके, तो यहां तक हमने गिने बच्चों, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है, रिवाइज अगेन, बार बार रिवीजन करते रहो तो आपको अच्छी तरह से दिमाग में घुस जाएगा, कभी भूल नहीं पाओगे। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहना, मेहनत करते रहना, फिर से रिवीजन करते रहना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।